बात करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं और यूपीपी री एग्जाम मैथ्स का सेशन करने जा रहे हैं। 25 अगस्त पहले शिफ्ट के सभी प्रश्नों की व्याख्या डिटेल से करने चल रहे हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करिए। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। जिनका जिनका सोल्यूशन हो चुका हो प्लीज आंसर दें। यह चाल दूरी समय का पूछा गया प्रश्न है। स्पीड दिया गया है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी गई है। 195 किलोमीटर की दूरी दी गई है। डिस्टेंस आपका 195 किलोमीटर है। हमसे पूछा है कि हमें समय बता दो कितना लगेगा। चाल दूरी समय का सिंपल रिलेशन फार्मूले वाले प्रश्न है। बहुत बारीकी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फार्मूला भी पढ़ते रहिए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है 195 को अगर मैं 65 से भाग करूंगा तो सीधा 3 बार जाएगा। 3 घंटे इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जितने लोगों ने 3 घंटा लगाया था एकदम सही उत्तर आप लोगों ने कंफर्म किया है। ये पहला प्रश्न आपका डन होता है मैथ सेक्शन का और इस सेट का 15वां क्वेश्चन होता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अभी देखिए पहला प्रश्न 5 शिफ्ट में आपको सरलीकरण का एक छोटा सा फार्मूले वाला प्रश्न दिख गया जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पर था, जिसका मान होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हालांकि चाहे तो सरलीकरण ना ही बोले, इसको सिंपल कैलकुलेटिव प्रश्न बोल सकते हैं। 545 का वर्ग कर दीजिए माइनस 125 का वर्ग कर दीजिए। ए प्लस बी ए माइनस बी के पैटर्न पर चलिए, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। जोड़ेंगे 5 5 10, 4 2 6 1 7 और 5 1 6 हुआ। घटाएंगे तो 5 से 5 0, 4 से 2 2 और 5 से 1 निकला 4 आया। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 0 अपने आप आ जाएगा। 2 सत्ते 14, इसके बीच में 4 आएगा। 4 के लिए हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं तो 28,000 28 1 4 0 2,81,400 है। प्रोडक्ट करके देख लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा 2,81,400 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 28,14,00 एकदम जितने लोग का आंसर आया है कंफर्म कर दीजिएगा। राइट सोल्यूशन एक बार छोटा सा कैलकुलेशन था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए आप इसको क्लियर कर लीजिए कि आपको इसका सोल्यूशन क्या प्राप्त हुआ है ना। इसका सोल्यूशन जो आपको मिला है, आपको सही आंसर जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है बताएं। तो हुआ है आपका 28,14,00। यह सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। मेरे हिसाब से यह प्रश्न भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो 59 नंबर डन होता है। अब आइए 60वें पर। 60वां देखिए, इस तरह के प्रश्न मैंने आपको मैराथन में भी कराए थे। जो डीआई का प्रश्न था, टेबल वाला प्रश्न था। इसमें देखिए कैसे सोल्यूशन बनता है। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित बैटरियों की संख्या बिक्री दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियों की संख्या हजारों में दी गई है। वर्ष 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 4H की बैटरी, 7H की बैटरी, 32H की, 35H की, 55H की, कितने साल में कितनी बैटरियां बेची गई हैं इसका टोटल अमाउंट दिया गया है। लेकिन कौन सी बैटरी कितनी बेची गई है प्रत्येक वर्षों में, इसका अमाउंट हमको नहीं दिया गया। तो मतलब काम जहां करना है वहां पर उसने ब्लैंक किया है। पूछा है सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की बिक्री सबसे कम रही। अब बैटरियों के प्रकार तो 5 हैं लेकिन ऑप्शन तो 4 ही हैं। तो जिस बैटरी के प्रकार का उपयोग नहीं है, जैसे 7 का है, 4 का है, 35 का है, इस 32 वाले को दिमाग से निकाल दीजिए। 32 का उपयोग नहीं करना है। बाकियों को जोड़कर देखना है कि किस बैटरी की संख्या सर्वाधिक थी। अगर हम लोग जोड़ते हैं प्रॉपर, जैसे अगर हम प्रत्येक को जोड़ दें तो देखिए जोड़कर डिसाइड करा जा सकता है। बाकी हम संख्या भी देख करके कंफर्म कर सकते थे कौन बैटरी सर्वाधिक बिकी हुई है। जैसे यहां पर जोड़ के देखिए, हम लोग 100, 100, 200, 300 और यह संख्या मेरे ख्याल से 96 है। एकदम कंफर्म होना चाहिए, 96 होगी। 100, 100, 200, 200 एक 300 हो गई, 300 लिख दिया हमने यहाँ पर। बाकी देख लीजिएगा 70, 90, 160 होता है। 160, 90, 250 होता है। 250, 90 आपका कितना हो जाएगा, 250, 90, 340 होता है। 340, 10 आपका कितना होता है, 350 होता है। 5 5 10, 5 15, 6 15 6 21, 21 5 26 होता है। 26 जोड़ दिया तो 376 बैटरियां यहाँ पर बेची गई हैं। ऐसे इसका सबका जोड़ा हम लोगों ने जैसे जोड़ जोड़ के देख लिया, सभी को प्रॉपर यहाँ पर हल कर लिया। देखिए इसको भी जोड़िए, 100, 100, 200, 300, 300 रख दिया हम लोगों ने यहाँ पर। 40, 20, 60, 10, 70, 70, 90, 160, 160, 70, 230, 230, 60, 290, 290 और 80, 370, 370 जोड़ दिया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। जैसे ऐसे जरूरी नहीं कि आप पूरा जोड़िए ही, अब आपको कन्फर्म है कि इससे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। बाकी जोड़ लीजिए। यहाँ पर जो और हमारे पास नंबर है 6 4 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 5 24 और जोड़ दिया तो 4 हुआ, 7 2 9 हुआ, 694 हो गया। 35H को अगर हमने जोड़ा, सबसे कम मुझे यही लग रहा है, 100 100 200, 200 रख दिया हम लोगों ने। यहाँ पर एक संख्या और है, 300 कर दिया। इसके बाद जोड़िए 80 80 90 9 8 17 170,
240, 240, 40, 280, 280 कर दिया, इस सबसे कम यही दिखेगा आपका। 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21 है, एक हुआ, 8 2 10 हुआ, 3 2 5 600, एक बैटरी सबसे कम यहीं पर बिक रही है। बाकी ये भी संख्या आप देखेंगे ज़्यादा ही आएगी। तो 35 AH की बैटरी सबसे कम बिकी हुई है। यही पूछा 7 वर्षों में किस बैटरी की बिक्री में मतलब जो सबसे कम बिक्री हुई है, वो 35 AH की बैटरी है जो सबसे कम बिकी हुई है। सही उत्तर आपके सामने है और यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, 35 AH। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। सभी लोग आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। यस, चलिए 35 AH का सबसे कम है 601 है और इसी से हम लोग कंफर्म कर लेंगे। यस, आई बातें समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? एक बार अच्छे से जोड़कर देख लीजिएगा, सब कंफर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु हमने इस तरह के आयु के प्रश्न आज ही सेट में कराए थे, आप देख लीजिए। एंटनी और बेट्टी के वर्तमान आयु क्या है? उनकी आयु अभी अभी मतलब वर्तमान में उनकी आयु में 8-9 का अनुपात है। कितना है? 8-9 का है। और अब से 4 वर्ष बाद, अगर अब से 4 साल जोड़ देते हैं तो उनकी आयु में जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 9-10 का हो जाएगा। देखिए, अगर हमने कहा कि 4 साल बाद जा रहे हैं तो 4 साल बाद पहले से भी जा रहे हैं, दूसरे से भी जा रहे हैं, मतलब दोनों की उम्र में 4-4 साल जुड़ेगा। समझ रहे हैं? दोनों की उम्र में 4-4 साल जुड़ेगा। तो अगर एज जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक में 4 एग्जैक्टली है, आयु का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, सेम है भी। 1 का फर्क है। 1 बराबर तुरंत तुलना कर दे 4 से। हमसे उम्र पूछा है वर्तमान में, तो 8, इसका मतलब एंटनी की उम्र 8 से तुलना की जाएगी। 8 चौके 32 हो जाएगा, इसकी उम्र 32 हो गई। और बेट्टी की उम्र जो यहाँ पर 9 है, 9 चौके 36, 32 और 36 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 32 वर्ष और 36 वर्ष आप सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। जितने लोग सही बता रहे हैं एकदम क्लियर करते चलिए अपने कमेंट से, अपनी वर्किंग से। अगले प्रश्न पर आइए। देखिए, इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो थोड़ा सा आपको एकदम तैयार रखने चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या? दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट। पाई चार्ट केंद्रीय कोण के आधार पर प्रेजेंट किया जाता है, सबको पता है, एक सर्कल में। रेखा चार्ट क्या होता है कि एक डायग्राम एक्स वाई एक्स का क्रिएट किया जाता है और एक लाइन को अपडेट किया जाता है। रेखा चार्ट ही दो चरों के बीच अर्थात दो वेरिएबल्स के बीच एक्स वाई के संबंध को दर्शाने के लिए रेखा चार्ट का उपयोग किया जाता है। सेक्टर प्लांट अलग है, जो हम सर्कल में सेक्टर के हिसाब से बनाते हैं। दंड चार्ट जो आपको बार डायग्राम यूज किया जाता है, यहाँ पर दो चरों का उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन है। 65वें का रेखा चार्ट करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग अगर रेखा चार्ट लगाए थे तो करेक्ट सोल्यूशन था। अगला प्रश्न देखिएगा क्या होगा। 3 मित्र हैं ABC, एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे? ये वही प्रश्न है ना, जैसे एक सर्कुलर पॉइंट है। आप देखिएगा, तीनों मित्र यहीं पर खड़े थे। एक का नाम ए था, एक का नाम बी था, एक नाम सी था। जिस तरह से जब वो दौड़ते हैं तो यह क्या करता है, एक चक्कर में 24 सेकंड लगाता है, दूसरे एक चक्कर के लिए 36 सेकंड लगाता है और तीसरा जो है एक चक्कर 30 सेकंड में। मतलब इनके जो समय है देखिए 24 है, 36 है और कितना है 30 सेकंड है। इस प्रकार से कहा कितने मिनट बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर आकर पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी संख्या ढूंढनी चाहिए जो प्रत्येक को पूर्णतः या प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो हम लोग प्रारंभिक बिंदु पर यहीं पर आकर अलाइन हो जाए, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको एक संख्या सोचनी है जो सभी से पूर्णतः कट जाए, अर्थात इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम जब भी फाइंड करना होता है तो हम सबसे बड़े के पास जाते हैं और सबसे बड़ा यहाँ पर 36 है। 36 ने देखिए 4 का होल्ड किया है। जैसे अगर हम 36 मतलब मेरे पास 24 है, मेरे पास 36 है, मेरे पास 30 है और मुझे इन तीनों का एलसीएम अगर करना है तो चाहे फैक्टराइज कर लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 तिरिक 24 हुआ। और इसकी बात करें 2 दूना 4 होता है, 4 तियाँ 12 तियाँ 36 हुआ। ऐसे इसकी बात किया जाए 2 तियाँ 6 पंचे 30 हुआ। अब अगर हम एलसीएम सोचेंगे तो 2 का उपयोग हमें 3 बार लेना ही पड़ेगा, मतलब 8 हो गया। 3 का उपयोग 2 बार लेना होगा, 9 हो गया। और 5 का उपयोग 1 बार है। 8 पंचे 40 गुणे 9 कर दीजिए, 360 आया। 360 सेकंड है, क्या है, सेकंड है। सेकंड को मिनट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सबको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास यह 360 सेकंड है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 360 को 60 से भाग करना होगा। कुल 6 मिनट लगेगा, सभी अपने प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे को मिल जाएंगे। यहाँ पर फिर से उनकी मंडली बन जाएगी और फिर से एक दूसरे के साथ में बैठ जाएंगे। ये प्रश्न का उत्तर हो गया 6 सेकंड। आप लोग सी ऑप्शन लगाइएगा, सही उत्तर। सॉरी 6 मिनट, सेकंड नहीं, सेकंड तो 360 है। करेक्ट आंसर 6 मिनट है।
प्रसिद्ध गणितज्ञ जो प्रथम 100 प्राकृतिक, आपने हमेशा 100 प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का योग का नियम पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हमेशा सूत्र तो उपयोग किया था, लेकिन जब भी पढ़ाया जाता है तो आपको ये थ्योरी बताई जाती है कि सूत्र का इन्वेंशन किसने किया, इस सूत्र प्रसारित किसने किया। अब आप कहोगे सर ये तो कहीं पढ़ाया ही नहीं गया, सच में नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब ये सोचा जाता है क्यों इसको पढ़ाएं, किस पर्पज के लिए। लेकिन जो आपके एग्जामिनर थे, ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने इस प्रश्न का मान पूछा, इसका सोल्यूशन पूछा है, तो हमको बताना पड़ेगा। अब बता तो भाई ऐसे तो याद होगा नहीं किसी के, लेकिन मुझे सबको पता है कि पाइथागोरस ने त्रिभुज के कर्ण और आधार और लंब के नियमों के बीच का संबंध बताया थे, तो हो नहीं सकते हैं। यूक्लिड के बारे में मैं 100 बार बता चुका होगा कि यहाँ ज्योमेट्री के फादर कहे जाते हैं, ज्यामिति के पितामह, तो ज्यामिति से संबंध इनका है। न्यूटन के बारे में सेब का कहानी तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, तो न्यूटन भी नहीं हो सकते हैं, भी आपको कंफर्म है। बचे कुल मिला के गॉस। गॉस का जो नियम होता है वही पैटर्न, अर्थात जब क्रमिक संख्याओं के योग का सिद्धांत समझाता है, तो गॉस इस प्रश्न के लिए उत्तर है। अगर आपने सी लगाया है तो गॉस का सही आंसर यहाँ पर गॉस बन जाएगा। गॉस ने पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का सिद्धांत दिया था। तो 74 का बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हो तो एकदम सही उत्तर है। यस, आगे बढ़ता हूं। एक मिश्रण के 40 लीटर में, एक मिश्रण है टोटल 40 लीटर का है, 17 और 3 के अनुपात में। अब जैसे कोई कहे कि बहुत मेरा पढ़ाया आया, तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा एक सुबह वीडियो गया है, आप खोल के देख लो। अगर उस वीडियो में प्रश्न ना दिख जाए इसी तरह का, इसी तरह भाई यही नहीं दिखता है, लेकिन इसी तरह का प्रश्न, इसके अलावा एक प्रश्न है वो भी आपको दिख जाएगा, वेन डायग्राम भी दिख जाएगा। आज का सुबह का वीडियो आप खोल के देख लीजिएगा, 6 प्रश्न आपको एज इट इज मिलेंगे जैसा आज के पेपर में आया हुआ है। तो ये तो मतलब एक प्रेडिक्शन हो ही सकता है। अभी हम इसको लेकर नाचने लगे, कूदने लगे और खूब क्लिप और शॉर्ट बनाने लगे जो आपको अलग तरीके से प्रेजेंट करे, खूब आपको मन मोहे, आपका बड़ा अच्छा लगे, तो खराब लगता है। ये बताने की बात नहीं होती, इसको आपको खुद अप्रिसिएशन देना चाहिए कि हाँ सर हमने पढ़ा था इस चीज़ को और पढ़ करके इसका सोल्यूशन हमने एग्जाम में किया। और बच्चे देते हैं अप्रिसिएशन, जो ईमानदार बच्चे हैं, जो सिंसियर हैं, वो सिंसियरिटी को पहचानते हैं और सिंसियरिटी का मतलब अपडेट भी करते हैं। तो हम नाच गा नहीं सकते भाई, अपने को आता नहीं है, अपने को यही करना आता है और यही हम लोग करते हैं ईमानदारी से, इसलिए बता नहीं पाएंगे आपको कि हाँ आया था। फिलहाल मैंने कराया था, मुझे पता है और आपने देखा भी होगा, ठीक है। बाकी नाचना गाना नहीं आता है, जिसको आता है उससे सीखिए आप लोग, अगर नाचना गाना है जीवन में। बाकी जो करना है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक मिश्रण के 40 लीटर में 17 3 का, मतलब दोनों चीज़ नहीं कर सकते, ना सिंपैथी ले सकते हैं, ना नाच गा सकते हैं, ना ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, ना ओवर प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा नेचर है उसी हिसाब से ही कर सकते हैं। जैसे बोलने का फ्लो अभी चल रहा है, आप मुझसे कितना ही कहो मेरे से नहीं बदल पाएगा। जो मेरी प्रकृति है वही रहेगी, वो नेचर, हमारे विचार नहीं बदल सकते, हमारे तरीके नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक बड़े बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि दुनिया में सब चीज़ की दवा है, आदत की नहीं। आदत मतलब अपनी व्यवहार, अपनी शैली, वो नहीं बदल सकता, वो ऐसे ही रहेगा और वही आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। करेक्ट, यस। चलिए, 40 लीटर के मिश्रण में 17 3 के अनुपात में दूध पानी है, अर्थात यहाँ पर दूध है और पानी है। कह रहा है इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में, यहाँ पर दूध और पानी का भी रेशियो 17 और 3 का, उसकी कुल क्वांटिटी ध्यान देना 40 लीटर है। यहाँ पर हमने कहा 40 लीटर है। अब कह रहा है कि इसमें हम क्या मिला दें, कह रहा है कुछ दूध और मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध मिलाया, ध्यान देना, जो दूध पानी का रेशियो होगा वो 7:1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या मिलाया आपने, दूध मिलाया है, बहुत ध्यान सोचिएगा। अगर भाई दूध मिलाया है तो पानी की मात्रा सेम होनी चाहिए, समझ रहे ना। यस, पानी की मात्रा सेम है कि नहीं है, नहीं है तो सेम करो। देखो जो मिलाओगे वही परिवर्तित होगा, जो नहीं मिलाओगे वो तो सेम ही रहेगा। तो रेशियो में भी हमारा ध्यान यही हो कि हम उसको सेम करें। सेम करने का मतलब अगर 1 है तो इसको हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर यह भी सेम हो जाएगा, अर्थात, लेकिन करने का मतलब इसको 3 से करेंगे तो 3 होगा, बट इसको करेंगे तो 21 होगा। अब देखो सेम हो गया कि नहीं, ये सेम हो गया। बढ़ा क्या, या बढ़ा, कितना बढ़ा, 4। इसी का मान आपको बताना है कि दूध की कितनी मात्रा बढ़कर आएगी। प्रारंभ में मात्रा क्या थी, अनुपाती पदों को जोड़ दें, 17 3 20 होता है, 20 का मान 40 है, तो यहाँ जो बढ़कर आया है 4, 4 का मान बोलो क्या होगा, 20 दूना 40, 4 दूना 8, 8 लीटर यहाँ पर दूध आपका बढ़ेगा। तो 8 लीटर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, कहाँ पे है, देखो बी ऑप्शन है। अंग्रेजी हिंदी दोनों को कवर कर दिया, 8 लीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्वास है कि आप सभी लोगों ने किया होगा। यस, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 76 पर आइए। तो 76 पर पहुंचिएगा। चावल की कीमत में, ये तो जैसे इस परीक्षा को एकदम कवर कर दिया, एग्जामिनर ने कहा नहीं मैं, मुझे देना ही देना इस प्रश्न को है, इस पैटर्न को 5 के 5 शिफ्ट में प्रश्न आपको इस तरह का दिखा होगा, 100% दिखा, आप देख लीजिएगा। चावल की कीमत में 20% की जब कमी होती है तो एक ग्राहक को 8,000 में 125 किलोग्राम चावल अधिक खरीदने हेतु सक्षम बना देती है। तो चावल का
प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, प्रारंभ में उसका मूल्य क्या था। यहाँ पर दर और मात्रा का कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने कहा दर मतलब रेट और क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। दर देखो क्या हुआ है, 20% कम हुआ है, 20% मतलब 1/5 होता है, अर्थात 5 से 1 घटकर 4 हुआ है, 5 से 1 घटकर 4 हुई है। और जब रेट घटी है तो मात्रा में भी परिवर्तन जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब रेट अगर 5 था और फिर रेट घटकर 4 हुआ तो मात्रा उसका उल्टा होगी, मतलब 4 और 5 हो जाएगी। अर्थात पहले रेट ज़्यादा था, काम सामान कम मिलता था, अभी रेट कम हो गया, सामान ज़्यादा मिला। दोनों के बीच फर्क बताइए क्या है, दोनों के बीच फर्क 1 का है। और इधर क्या फर्क आपको देखने को मिला, 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम ज़्यादा चावल मिला है। एक का मान देखिए कितना हो जाएगा, 125 से भाग कर दें कितना जाएगा, 64 बार जाएगा, 64 आया। लेकिन आपको बताना है, देखिए ध्यान से, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, तो प्रारंभिक ए था, लेकिन हम इससे तुलना कर नहीं सकते हैं, आपको इस मात्रा से इसको भाग करना होगा, अर्थात 64 बटा, जैसे हमको अगर कुल दाम पता हो, रेट से डिवाइड कर दो मात्रा पता चल जाती है, और मात्रा से डिवाइड कर दो तो रेट पता चल जाता है। 16 चौके 64, 16 रुपये पर केजी रहा होगा रेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 16 इस प्रश्न के लिए अगर आपने हल किया है तो सही उत्तर आपने बताया है। विश्वास मानिए, ये सब बढ़िया कर रहे हैं और अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर कंफर्म किया, सभी लोगों ने बता दिया। समझ रहे हैं ना सब लोग, क्लियर हुई बातें, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, सुनिए सभी लोग, 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, छठवीं संख्या रिपीटेड टर्म्स के हिसाब से प्रश्न है। 9 का एवरेज, देखो यहाँ लिखता हूँ संख्या और यहाँ लिखता हूँ औसत, ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी जा सकते हैं, मैंने ट्रिकी भी इसका पढ़ाया था और ट्रेडिशनल भी पढ़ाया था। 9 संख्याओं का औसत कितना है बोलो, 30 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 35। इसका मतलब मिसिंग नंबर ढूंढ रहा है, ओवरलैपिंग नहीं, मैंने मिसिंग एंड ओवरलैपिंग के आधार पर इसको पढ़ाया है। यस, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो 5 3 देखो 8 है, तो इसका मतलब एक नंबर मिस है और उसी नंबर की वैल्यू हमको बतानी है। अगर ट्रेडिशनल आप जाते हैं, देखिए ट्रेडिशनल कैसे होगा, औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, ठीक है, योग कर दीजिए, योग बराबर अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करिए 270 आएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 गुणे 3 105 हो जाएगा। जोड़ के देखिए इनको तो 230 हो गया, जबकि टोटल जोड़ एक्चुअल कितना 270 होना चाहिए। कितने का अंतर है, 40 का। इसी वजह से है क्योंकि इसको आपने मिस किया था, ये मिसिंग नंबर था, जो छठवां नंबर था, वो कुछ भी हो सकता था, कोई नंबर हो सकता था। 40 इस प्रश्न का उत्तर देखो, सी ऑप्शन है अगर आपने किया है। हम लोग इसको ट्रेडिशनल भी कर लेते, मतलब एक ट्रिकी मेथड से भी कर लेते थे, देखते हैं कितना कम है कितना ज़्यादा है, उसके आधार पर भी उत्तर कर सकते थे। जैसे कहते हैं ना कि ये 5 कम है और ये 5 ज़्यादा है, 5 पचे 25 माइनस 25, 5 तियाँ 15 15, 10 यहाँ पर 10 सीधा जाके जुड़ जाता है, आंसर आपसे बन जाता। तो 77वें का राइट सोल्यूशन 40 है, आप सभी लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ए बी की औसत मासिक आय 1400 है, ए बी की औसत मासिक आय 1400 रुपये है, बी सी की औसत मासिक आय 1560 है, ए और सी की औसत मासिक आय 1440 है, सी की मासिक आय हमसे पूछा है। देखो अगर ए बी की हमसे मासिक औसत 1400 है, योग हो जाएगा 2800, 14 दूना 28, 2% थे। बी और सी का उसी प्रकार से अगर योग कर दें, 1560 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10 1 11, 3120 हो जाएगा। ऐसे अगर हम ए और सी की बात करते हैं, ए और सी की बात करते हैं तो 1440 है, तो 2880 हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। अब अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, हमने लिखा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा तो हमने शून्य आया, 8 10 की शून्य हासिल 1 हुआ, 8 1 9 1 10 8 18 की 8 हासिल 1 हो गया, और उसके बाद 2 1 3 3 6 6 2 8, 8800 हो गया। प्रत्येक का जो नेचुरल जोड़ हो गया ए प्लस बी प्लस सी एग्जैक्टली जुड़ करके कितना है बताएं, 4400 है। और इसमें हमसे पूछा है किसकी, सी की मासिक आय क्या होगी। अगर सी निकालना है तो ए प्लस बी जोड़ दीजिए, ए प्लस बी का मान बोलिए कितना है, ए प्लस बी का मान 2800 है, 2800 इसमें से घटा दीजिए तो सी का मान आ जाएगा। तो मतलब 4400 से आप 2800 घटा दें, 0 0 14 से 8 6 होता है, 3 से 2 1600 रुपये हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। 1600 इस प्रश्न का करेक्ट हल आपको प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सब समझ में आया होगा, ठीक है, पढ़ो चुपचाप, बदमाशी नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिए, सब लोग अच्छे से प्रॉपर पढ़ डालिए, सारी प्रश्नों को कवर करिए।
90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, पढ़िए ध्यान से, 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी कभी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंभे को, पेड़ को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर 35 मीटर है, यही लेंथ है जिसको पार किया जाएगा। किस चाल से चल करके? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस किलोमीटर प्रति घंटे की जिम्मेदारी हमारी है कि इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। 5/18 कर दें, 18 पंचे 90, 5 पचे 25 कर दिया। 25 मीटर पर सेकंड, अर्थात समय जो आएगा उस सेकंड में आएगा। कैसे किया जाएगा? 5 पचे 25, 5 सते 35, 7 बटे अगर 5 है ना तो 5 1 के 5 होता है, 1.4 सेकंड लगेगा। 1.4 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर है। रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल या जो भी हमारे पास बिजली का खंभा था उसको पार करने में कुल 1.4 सेकंड लगाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर सही बनकर आ रहा था। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला देखिएगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न था। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत 52 था, एलिगेशन का प्रश्न है। महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या था? महिला कर्मचारियों का परसेंटेज उस पूरे समूह में क्या था? जब भी कभी देखिए, ये मेल का एवरेज वेतन है, ये फीमेल का एवरेज वेतन है, और एक कंबाइंड एवरेज वेतन इनका 50 दिया है। हम लोग अगर एलिगेशन करते, पहले मेल का बताओ कितना है 52, फीमेल का कितना है 42, और जो कंबाइंड है 50। अगर हम एलिगेट करते हैं तो हम इनकी संख्या का रेशियो बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। एलिगेशन लगाइए, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। मतलब अगर सोचो तो यह जो बनकर आया ना रेशियो, चाहे तो 4:1 का रेशियो बन रहा है। कहने का मतलब 2 तो महिलाएं हैं तो 8 पुरुष हैं, टोटल मिला दे तो 10 हैं। अब इस 10 में पुरुषों का भाग कितना है, महिलाओं का भाग कितना है? भाई महिलाएं तो 2 ही है ना, तो 2 गुणे 100% में बनाना है बटा 10, 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ रहा है 20% महिलाएं, उसी हिसाब से 80% पुरुष हैं। फिलहाल महिलाओं की संख्या पूछा था, महिलाएं टोटल समूह की कितने परसेंट हैं, तो 20% यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है। आपके कमेंट्स भी दिख रहे हैं, सही उत्तर 80 का 20% राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। आशा करता हूँ खूब बढ़िया समझ में चीजें आ रही होंगी। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बिक्री कर सेल टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स जिसको कहते हैं। पहले सेल्स टैक्स था 3 सही 1/2%, बाद में यह सेल्स टैक्स कम कर दिया गया और 3 सही 1/3% कर दिया गया। अगर 4200 की अंकित मूल्य वाली वस्तु है कोई, ठीक है, जिसका प्राइस 4200 है, तो व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ता दिखेगा? टैक्स तो देना ही है, तो टैक्स पहले वह इस दर पर देता था, लेकिन अभी दर परिवर्तित होकर इतना हो गया, तो कह रहा है कि अगर 4200 रुपए वाला कोई सामान खरीदना है तो उसे कुल कितना फर्क दिखेगा? मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों में फर्क देखो कितना है। जैसे देखो इसको क्या लिखते हैं, 3 + 1/2 लिखते हैं, इसे 3 + 1/3 लिखते हैं। भाई इस 3 का तो मतलब ही खत्म कर दें, इन्हीं दोनों का फर्क देखें। 1/2 से अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो 1/6 आएगा, 1/6, लेकिन ये परसेंट होगा। अगर ये परसेंट है तो परसेंट को संख्या में कैसे बनाया जाता है? 100 से भाग करके। 1/600 आया, 4200 पर लगा दीजिए, 1/600 कर दिया तो 6 सते 42 होता है, 7 रुपए का अंतर आएगा। अगर वह सेल्स टैक्स उतने की बजाय इतना हो जाता है तो 7 रुपए का अंतर आएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 81 नंबर आप लोग नोट कर लें, 7 रुपए का सही उत्तर है। जितने लोग का आया एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आया है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये बढ़िया प्रश्न था। देखिए पार्टनरशिप कल से कवर करना शुरू कर दिया इसने, अभी बहुत कुछ कवर करेगा, आप समझो। PQR अपनी पूंजी 2/5, 2/5, ठीक है, 3/4 और 5/8 के रेशियो में निवेश करके साझेदारी में आते हैं, जुड़ते हैं। 4 महीने बाद P अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है। Q ने अपनी पूंजी 20% घटा दिया, कमी कर दिया। R ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस प्रकार से अंत में अगर 28,210 का लाभ होता है तो उसमें Q का हिस्सा बताना है। सबसे पहले इनके निवेश प्लान करिए, इनके निवेश का रेशियो थोड़ा इसको अच्छा बना लीजिए, तो 8 पंचे 40 होगा। अगर एलसीएम लिया, 5 से 5 8 40, 8 दूना 16 हो गया, 4 दहम में 40, 10 तियां 30 हो गया, 8 पंचे 40, 5 पचे 25 हो गया। इसको दिमाग से निकाल दें तो P का जो निवेश है हम 16 मानेंगे, Q का निवेश हम 30 मानेंगे और R का निवेश हम लोग कितना मानेंगे बताएं? 25 मानेंगे। अब निवेश को जैसे जैसे कहा है उसी हिसाब से प्लान करते हुए आगे बढ़िए। भाई इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा कैसे किया। 2/5 था, 3/4 था, 5/8 था, एलसीएम 40 बनेगा, 8 पंचे 40, 5 8 40, 8 दूना 16, 4 दहम में 40, 10 तियां 30, 8 पंचे 40, 5 पचे 25। इस प्रकार से उनके निवेश हैं। अब शुरू करिए, देखिए इसके निवेश को।
प्रॉपर निवेश चलता रहा 4 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने मतलब 16 चौके 64 प्राप्त हुआ, लेकिन 4 महीने के बाद उसने क्या कर दिया पता है, 50% की वृद्धि कर दी। अगर मैं 16 का 50% बढ़ाऊंगा तो 16 8 24 हो जाएगा, और समय बचेगा अगर 1 साल का प्लान है तो 8 महीना। चलिए हम क्यू की तरफ आ जाते हैं। क्यू ने भी देखिए साल भर में मतलब 4 महीने तक कोई परिवर्तन नहीं किया था, अर्थात 120 था, लेकिन साल भर के बाद उसने 20% कम कर दिया। अगर 30 का मैं 20% करता हूं तो 6 आता है, तो 6 कम होगा तो इसका भी मान 24 ही होगा। 24 गुणे 8 कर दो, ये इसका निवेश हो गया। इस 25 के हिसाब से इसने पूरे 12 महीने तक का अपना निवेश प्लान करके रखा है। अब यहां से निवेश देखिए डेवलप होता है। 24 अट्ठे 192 होता है, इसके लिए भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और 16 चौके 64 है, जोड़ के देखिए इसका निवेश 4 2 6 हुआ, 9 6 15 की 5 हासिल 1 होता है, और यहाँ पर 1 1 2 256 रुपए का निवेश ए पी का बना। क्यू की तरफ चले, ये भी 192 है। 192 को अगर हम 120 में जोड़ते हैं तो 192 को अगर हम 120 में, कहीं कंफ्यूजन ना रहे, शून्य और यहाँ पर 9 2 11 अर्थात 310 रुपये आ जाएगा। 310 इसका हो गया। इसी प्रकार से देखिए ध्यान से, अगर हम एक बार और समझ लेते हैं, जैसे एक बार फिर देख लीजिएगा, 192 था, यहाँ पर गलत लिखा था, तो यहाँ पर 192 था, 312 होगा, वही मुझे लगा कुछ अपडेट हो रहा है, 312 हुआ, करेक्ट है। और इसका देखिए 12 पंचे 60, 12 300 आया। 4 से प्रत्येक कट रहे हैं तो 4 से एक बार काट लीजिए, थोड़ा सा नट कर लीजिए। 4 छंगे 24, 4 चौके 16, 4 सते 28 होता है, 4 अठे 32 होता है, 4 सते 28, 4 पंचे 20। इस रेशियो में उनका क्या हो रहा है, निवेश हो रहा है। इस रेशियो में निवेश हो रहा है, और लाभ कितने का, 28,210 है। अब अगर हम एक काम करें, अनुपाती पदों को जोड़ लें, 8 5 13, 13 4 17 की 7 हासिल 1, 6 1 7, 7 7 14, 7 1 217 बना। 217 से तुलना कर देते हैं किसकी, 28 10 210 की। आपको निकालना किसका मान है, 78 का, अर्थात क्यू का पूछा है ना, देखिए क्यू का 78 का मान बोलो कितना हो जाएगा। यही अगर आप कंपेयर कर लें और हल कर डालें तो आंसर आपका हो जाएगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, देखिए कैसे होता है। 13 से कट रहा है, 13 छंगे 78 होता है, 13 1 के 13, 13 सते 91 होता है ना, 13 1 के 13, 13 8 21, नहीं गलत लिखा, 13 8 21 होता है। एक बार ऐसे ना काटिए, डायरेक्ट काटने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट कट जाएगा अगर आप इसको ट्राई करते हैं। 217 से अगर ले जाते हैं तो एक बार जाएगा, और फिर से अगर हम जैसे 282 कितना अपने पास है, 28,210 है ना, 28,210 है। अगर हम इसको क्या करते हैं, 28,210 को अगर हम डिवाइड करते हैं 217 से, तो ये आएगा सीधा सीधा 130। अगर हम एक बार ले जाते हैं, 3 बार ले जाते हैं, 0, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 78 को 130 से, कितना हो जाएगा, शून्य। 13 अट्ठे कितना होता है, 104 की 4 हासिल आपका 10 हो गया, 13 सते 91, 10 कितना होता है, 91 10 आपका 101 होता है ना। 1 10 140, 10 140 यहाँ पर राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और क्यू का हिस्सा है। क्यू ने अपनी जो यहाँ पर उसका जो प्राप्त लाभ हुआ है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जी। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न था। मैंने कहा ना, पार्टनरशिप जब आ जाएगा तो अपने रोल में तो फिर पार्टनरशिप दे ही देगा अच्छा खासा प्रश्न। तो ठीक ठाक प्रश्न था, अक्सर कराया भी जाता है और आपने किया भी होगा। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का आपका आ रहा है 10,140 रुपए, जो क्यू का हिस्सा है। आप सभी लोग इसको देख लीजिए। अगले प्रश्न पर आइए। अभी देखिए, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न इस टाइप से पूछा ही जा सकता है, आप सब जानते हो। 42 है और 94 49 है। हमसे पूछा इसका लासापा और मासापा में अनुपात आपको बताना है। तो एलसीएम देखिए कितना होगा और एचसीएफ देखिए कितना होगा। बहुत ही आराम से एलसीएम जैसे बताना है, तो आप देख रहे हैं कि 49 है, 49 है ना बड़ा वाला, 49 लिख दीजिए। 7 तो कवर ही हो जाएगा, 6 से और गुणा कर दीजिए। भाई इसको सोचो तो 7 छंगे 42 है कि नहीं, यस है। 7 तो इसमें है ही है, 6 और मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मासा की बात करें तो छोटे के पास गए, दोनों 7 से कट जाएंगे, मासा 7 हो जाएगा। 7 सते 49 होता है, और 7 सते 49 होता है, और 7 छंगे 42 होगा। 42 अनुपात 1 का रेशियो बनेगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। 42 अनुपात 1 बताया आप लोगों ने ना, यस राइट सोल्यूशन है, 42 अनुपात 1 होगा। एकदम सही आंसर आप लोग कर सकते हैं इस प्रश्न का। जो दो संख्याएं थी 42 और 49, इसका हमसे एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा हुआ था। मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, फिर से चाल दूरी समय के ट्रेन वाले प्रश्न आए हैं। हाँ, एक रेलगाड़ी क्या करती, एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती। देखिए ऐसे प्लेटफार्म रहा होगा, इस प्लेटफार्म में रेलगाड़ी आई, एक रेलगाड़ी आई, इसका ड्राइवर था, इसका गार्ड था, इसने इस प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लिया। ऐसे चलते हुए
प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करके इसकी पोजीशन ए हो गई। रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को खड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है, मतलब दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती है। जबकि वही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट है, जैसे यही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ऐसे इसको पार करती है केवल 6 सेकंड में। 6 सेकंड में। अब एक बात मेरी समझिए आप लोग, रेलगाड़ी ने जब टेलीग्राफ पोल को पार किया, व्यक्ति को पार किया, खंभे को पार किया, पेड़ को पार किया, उसने अपनी ही लंबाई को पार किया। मतलब उसको अपनी लंबाई पार करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, अपनी लंबाई पार करने में 6 सेकंड लग रहा है। और फिर ध्यान सुनिएगा, अब प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 10 सेकंड, लेकिन ध्यान देना, ये प्लेटफॉर्म को अकेले नहीं पार किया होगा, प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद को पार किया होगा, और खुद को पार किया होगा तो 6 लगा होगा, तो रियल प्लेटफॉर्म को पार किया होगा 4 सेकंड में। रियल प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी ने 4 सेकंड में पार किया होगा, खुद की लंबाई को 6 सेकंड में पार किया था। तो अगर इस 10 में 6 निकाल दें तो वह अपनी लंबाई को 4 ही सेकंड में पार की होगी, यही कंडीशन हो गई। अब यहां पर मेरी बात को समझना, क्योंकि इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमसे 2 चीजें पूछा है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई ओरल बता सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसकी चाल पूछ रहा है। लीजिए आइए चाल। एक बात बताओ, रेलगाड़ी ने 4 सेकंड लगाया कितने को पार करने को, 240 मीटर को पार करने में, 240 मीटर को पार करने में, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 240। तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है तो 240 बटे आप 4 कर दो, 4 आ जाएगी। कितना, 4 छंगे 24, 60। लेकिन यह मीटर पर सेकंड है, यह मीटर पर सेकंड है। हाँ, यहां से क्या कर सकते हो, रेलगाड़ी की चाल है और उसने खुद को 6 सेकंड में पार किया है, तो 60 गुणे 6 कर दो तो उसकी लेंथ आ जाएगी 360 मीटर। 360 मीटर इसमें ऑप्शन में एक ही जगह पर है, ए वाला। चलो, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अब रेलगाड़ी की चाल अगर निकालनी है तो चाल अगर यह मीटर पर सेकंड में है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करो, या किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगी। 5 से कर दीजिए 12 बार, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 के 12 9 21 होता है। 216 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी चाल हो गई। तो यहाँ पर 216 किलोमीटर प्रति घंटा देखिए ये दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन अगर आपने इस प्रश्न के लिए सेलेक्ट किया है, 360 मीटर की लंबाई वाली रेलगाड़ी है और साथ साथ 216 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, तो 84 आपका डन होता है। आई बात समझ, बढ़िया प्रश्न था, लेकिन पूछा गया इस पैटर्न का इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी तक के जितने शिफ्ट थे 4, उन सभी शिफ्ट में कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता था। यहां सीधा सीधा क्रय और विक्रय का अनुपात दे दिया, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो है 15 और 14 का। मतलब 15 में खरीद कर 14 में बेचा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का। किस में हो रहा है, 15 में। 1 गुणे 100/15 कर दो, 5 या 15 होता है, 5 दिशा में 100, 6 सही 2/3% का क्या है, नुकसान है, हानि है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, 6 सही 2/3% का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ चलते हैं। 86 नंबर देखिए, 1/3 है, 1/6 है, 1/10/9, इसका लासा पूछा है। जब कभी भिन्नों का लासा होता है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, मतलब आपको 1/1 इसका एलसीएम सोचिए तो सबसे बड़ा 10 है, 10 सबसे कट जाएगा। और अगर एचसीएफ सोचिए 3 6 9 18, सबसे छोटा 3 है, सबको काट देगा, तो 3 कर दीजिए, 10/3 इसका एलसीएम होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी 10/3 एकदम राइट सोल्यूशन जो बता रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगला देखिएगा, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से, कल भी ऐसा प्रश्न आया था पहले शिफ्ट में, वार्षिक रूप से संयोजित 4 वर्षों के बाद राशि 700 हो जाती है, प्रिंसिपल था। और यह पैसा 4 वर्ष बाद कितना हो जाती है, एक अमाउंट बन जाती है 700 रुपए। और उसके बाद फिर से अगले 4 वर्ष बाद, मतलब यहां से अगर हम 8 सोच रहे हैं, और तो इसका मतलब यहां से तो 4 ही होगा ना, यही पैसा आपका दूसरा अमाउंट बन जाता है 1000। मैंने कल ही बताया था, इस समय जब प्रिंसिपल हमको फाइंड करना हो तो यह बीच का मान सतत होता है, मतलब सतत पर आधारित होता है, मिड वैल्यू होता है। आप इसका वर्ग कर दो, मतलब 700 गुणे 700, कल मैंने इसका शॉर्ट भी दिया था, प्रॉपर मैंने समझाया भी था, बटा 1000 कर दीजिए, आपको पी पता चल जाएगा। 3 जीरो देखिए खत्म हो गए, 7 7 49, 490 रुपए वह धन था, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। 490 इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल आप लोग नोट कर सकते हैं। विश्वास मानिए समझ में आया होगा आपको, एकदम क्लियर करिए, 490 है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। साधारण ब्याज का प्रश्न पूछ लिया, प्रिंसिपल दिया है 37,500
ठीक है। समय दिया है 4 वर्ष, समय क्या दिया है 4 वर्ष, और दर कितना दिया है बोले, दर दिया है 2% पर प्रति वर्ष। हमसे साधारण ब्याज की गणना की बात कर रहा है कि साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का कॉम्बिनेशन होता है जो कि 8% होगा। 8% मतलब 4 दूना 8, 4 25 बार 100। अब ये आप सबको पता है साधारण ब्याज होता है, ये मूलधन होता है, मैंने इसको ही कई बार एक्सप्लेन किया था। तो मूलधन अपना 25 से तुलना कर लीजिए कितने को, 37,500 को, और ब्याज अपना हमको 2 बताना है। तो 2 रुपए मतलब इसके हिसाब से 2 क्या होगा, 25 एक के 25, 25 पंचे होता है 1500 गुणे 3 कर दीजिए, 3000 रुपए का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज आपको प्राप्त होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। विश्वास करिए ये भी बढ़िया हो गया प्रश्न, आपको क्लियर आया होगा। एक बार मैच करते चलिए, कंफर्म जरूर करते चलिए और समझते चलिए प्रश्नों को अच्छे से डिटेल से। आशा करता हूं क्लियर हो रहा होगा ना। अगले प्रश्न पर आइए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर जो प्रिंटेड प्राइस होती है उस पर 4% की छूट देता है। कहता है कि अगर जो प्रिंटेड प्राइस है एमआरपी है उस पर हम 4% की छूट देंगे, और साथ साथ कहता है कि आप हमारे यहां से अगर 15 वस्तुएं खरीदते हो तो हम आपको एक वस्तु मुफ्त में दे देंगे। 2 छूट दिया है। पहली छूट देखो क्या है, पहली छूट ध्यान से सुनिएगा 4% की है। 4% का मतलब होता है 1/25। इसका अर्थ होता है कि 25 रुपए का सामान खरीदोगे तो 1 रुपया कम करके वो आपसे 24 ही रुपए लेगा। दूसरा कहता है कि हमारे पास 15 की खरीद पर एक सामान मुफ्त मिलता है, एक सामान मुफ्त मिलता है। मैंने इस पर डिस्कशन किया था, अगर याद होगा आपको। इसका मतलब अगर तुम 15 सामान खरीदने जा रहे हो उससे, तो उसने एक सामान फ्री दे दिया, तो लाओगे कितना 16 सामान। मतलब 16 सामान का जो चार्ज था वो हम केवल 15 के हिसाब से ही देकर आएंगे। अर्थात 16 की खरीद पर आपको 15 ही सामान मिलेगा, 15 मिल जाए। मतलब 16 रुपए के स्थान पर 16 रुपए देने की बजाय या 16 रुपए के बिल पर आपको 15 ही रुपए देना होगा। ठीक है। फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो ज्ञात करिए अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा है। तरीका देखिए मैं जो बता रहा हूं, अंकित मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य लिखिए। ध्यान सुनिए, लाभ हमेशा कहां पर होता है, सबको क्लियर होना चाहिए। लाभ हमेशा क्रय से विक्रय मूल्य पर जो इंक्रीज होता है उस पर डिफाइन किया जाता है। कैसे करेंगे, यहां सोचिए, पहले 25 का सामान था तो एक कम कर दे, दुकानदार ने 24 में बेचा, ये बहुत बढ़िया दुकानदार है। फिर कहता है कि अगर हमारे यहां तुम 16 वाला सामान लोगे तो हम 15 ही में देंगे, क्योंकि इसने इस 15 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे दी थी। ठीक है, थोड़ा इसको शॉर्ट करिए, छोटा करिए। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 5 तिया 15, 5 पचे 25। अर्थात ऐसे सोचिए, 10 रुपए की प्रिंटिंग वाले सामान को, जो सामान पर 10 रुपया प्रिंट था, उसको वह 9 में बेच रहा है। फिर वो क्या कर रहा है बोलिए, वह 35% का लाभ कमा रहा है। लाभ हमेशा क्रय से डिफाइन किया जाता है। किससे, क्रय से। तो यहां लिखिए थोड़ा क्रय मूल्य। आपको पता है यह विक्रय है या अंकित है। क्रय का मतलब यह है कि अगर हमने 100 में खरीदा था, 35 रुपए का लाभ, 35% का लाभ अर्थात 135 हो जाएगा। 135 करेक्ट है ना। प्रश्न क्या पूछा है भाई, समझ रहे हो ना। 100 में खरीद कर अगर 35% का लाभ लोगे तो 135 में ही तो बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। कह रहा है कि ज्ञात करो कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। हमें 100 से इसका इंक्रीज सोचना है। अब आप सोचिए, अगर 9 से 135 हुआ है तो कितना गुणा है बोलिए, 15। तो आपको पहले इसमें भी 15 गुणा कर देना चाहिए, तो 150 हो जाएगा। मतलब एक रेशियो तीनों के बीच ऐसे बना कि 100 में खरीदा गया था। अगर मैं व्यापारी था, मैंने ग्राहक को बोला 150 और बेचा कितने में, 135 में। अब सोचो कि मैंने यहां पर प्रश्न यही तो पूछा है कि अंकित क्रय से कितने % ज्यादा है। तो 100 से 150 है तो साफ साफ 50% ज्यादा है। 100 से जितना ज्यादा होता है उतने ही % का इंक्रीज होता है। तो साफ साफ लिख दीजिए 50% अधिक है, अर्थात अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, विश्वास करिए ये भी प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा ना जी। आगे बढ़िएगा, इसको देखिए, टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा मतलब चेंज थोड़ा सा किया, कुछ खास नहीं है, मतलब आसान कर दिया एक तरह से देखा जाए। 2 पुरुष 1 महिला एक साथ किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 महिला, वर्डिंग ध्यान देना, पहले उसमें पुरुष महिला है, इसमें महिला पुरुष है। 4 महिला 2 पुरुष इसे 8 दिन में कर पाते हैं। यदि पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलता है तो महिला को प्रतिदिन कितना मिलता होगा। जब मजदूरी बढ़ती है ना, तो मजदूरी हमेशा आपकी वर्क एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। जिस क्षमता से आप काम करते हो उसी क्षमता में आपको मजदूरी मिलती है। हमने कहा 2 पुरुष हैं और 1 महिला है, किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। अब आप ध्यान दो, 4 महिला हैं, वर्डिंग को समझना नहीं, यही से गलत होता है। 2 पुरुष हैं,
4 महिला हैं 2 पुरुष हैं, उसी काम को 8 दिन में करते हैं, काम डिफाइन कर दिया। इससे हम क्या कर पाएंगे, महिला पुरुष की क्षमता का या पुरुष महिला की क्षमता का रेशियो बना पाएंगे। जैसी हमारी क्षमता होगी, जो हमारा निवेश इनपुट होगा, उसी हिसाब से हमको फायदा मिलता है, मजदूरी मिलती है, अपना श्रमिक मिलता है। ठीक है, 4 दूना 2 चौके 8 होता है, 2 सते 14। इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए, 7 दूना 14 पुरुष प्लस 7 महिला बराबर 4 चौके 16 महिला, ध्यान देना, प्लस 4 दूना 8 पुरुष। पुरुष को एक तरफ करिए, इधर आएगा तो 6 पुरुष होगा, महिला उधर 7 जाएगी तो 9 महिला होगी, मतलब 6 पुरुषों का काम 9 महिलाओं के काम के बराबर है। 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9, अर्थात पुरुष और महिला का रेशियो 3:2 है। मतलब इस रेशियो नहीं, इस संख्या नहीं है, ये क्षमता है, क्षमताओं का अनुपात है। मतलब अगर पुरुष एक निर्धारित समय में 3 काम करेगा तो महिलाएं केवल 2 ही कर पाएंगी। अब जैसे काम हुआ है उसी हिसाब से तो मजदूरी भी मिलेगी। अगर पुरुष को 3, मतलब पुरुष की क्षमता 3 है और मजदूरी कितनी मिल रही, 600। महिला की क्षमता 2 है तो महिला को कितनी मजदूरी मिलेगी, 3 से इसको काट दीजिए, 200 हो गया। 200 को 2 से गुणा करिए, 400 आएगा। 400 रुपए महिलाओं को मजदूरी मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए है, बिना किसी झगड़े के साफ साफ 400 रुपए मजदूरी लेकर हट जाएं, यही कहा गया महिलाओं के लिए। चलिए, ये होता है 90 नंबर, आप डन कर लीजिएगा इस सेट का। और अगले प्रश्न पर आइए। देखिए, ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है, क्या है सुनिएगा। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया। जो बजट कारखाने का पिछले साल था उससे 60% की वृद्धि इस वर्ष देखने को मिल रही है। आगे बढ़िए। इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। जूतों का जो प्राइस होता है वो 20% बढ़ जाता है। तो कहा गया इस वर्ष वह कितने जूते खरीद सकता है, वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब आप 2 बातें समझिएगा, जूते खरीदे जाएंगे बजट पर निर्भर करेगा, ठीक है, लेकिन बजट के साथ साथ रेट पर भी तो निर्भर करेगा। मान लो मेरा 1000 का बजट है और रेट भी देखो ना कि 100 का मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, जूते की संख्या रेट पर भी तो निर्भर करेगी। पहले बजट देखिए क्या हुआ है, बजट 60% बढ़ा है। मतलब अगर बजट की बात करिए तो बजट अपना 100 से कितना हो गया, 160 हो गया। चलिए ऐसे थोड़ा सोचते चलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे सुनिए, कीमत की बात करिए, कीमत में क्या परिवर्तन हुआ है। कीमत में आप चाहें तो इसको और भी दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। 60% को आप 3/5 लिख करके भी जा सकते हैं। 20% की वृद्धि हुई है तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। थोड़ा आसान डेटा लीजिए, मतलब 5 से 1 बढ़कर कीमत 6 हो गई है। मेरी बात समझना, सोचो अगर 100 रुपए का बजट था, 100 रुपए का बजट था, एक जूते की कीमत 5 रुपए थी, तो जूतों की संख्या कितनी मिलती बोलो, 20 मिलती कि नहीं। यस, 20 मिलती। हम 20 जूते खरीद, आप खुद ही सोचिए, अगर हम कह रहे हैं कि बजट मेरा 100 रुपए है और जूतों का कीमत 5 रुपए है, कितने जूते खरीद के लाएंगे, 20। अब बोलो बजट मेरा 160 हो गया है, बट जूते कितना खरीद के, जूते की प्राइस क्या हो गई, 6 हो गई है। तो 6 से इसको जब भाग करूंगा, जैसे 5 से भाग करके मैंने इसको प्राप्त किया, वैसे 6 से भाग करके मैं इसको प्राप्त करूंगा। 2 तिया 6, 80/3 हो जाएगा। 80/3। ये जूते की संख्या पहले थी, अब हो गई। थोड़ा इसको भिन्न थोड़ा सेट कर लीजिए। अगर भिन्न सेट करेंगे, जैसे हम एक काम कर देना, यहां पर हम इसको अगर 3 से गुणा कर देते, 60 कर दीजिए, इसको 80 कर दीजिए। 3 से ऊपर गुणा, नीचे गुणा कर दिए, 60 से कर दिए, 80 कर दिए। बात एक ही चीज है, आप चाहे देख लीजिए, वही चीज बनेगी। जैसे 20 और 80/3 है, तो 3 उधर कर दे तो 60 हो गया और 80 हो गया। 60 से 80 मतलब 0 0 से खत्म, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 से 4 मतलब 1 बढ़ा, किस में बढ़ा, 3 में बढ़ा। 1 गुणे 100/3 है, अर्थात 33 सही 1/3% का इंक्रीज है। ए बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जूतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 33 सही 1/3% के इंक्रीज पर आ रही है। 91 नंबर आपका डन होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से देखिए, दूध पानी वाला मिश्रण। 2 प्रश्न आए हैं इस शिफ्ट में। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध पानी का जो रेशियो है वो 3 और 7 के अनुपात में है। हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, मतलब दूध नहीं मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। बढ़ा क्या, सोचो, पानी बढ़ा है। तो हमसे पूछा कि दूध की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में दूध कितना था। सोचो आपने बढ़ाया क्या है, पानी, जबकि अब बढ़ाया है पानी, तो दूध को तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन दूध बराबर नहीं है। तो दूध को बराबर करने के लिए क्या करोगे आप बताइए, आप 3 से भैया गुणा कर दो। जैसे 3 से गुणा करेंगे तो यह तो 3 होगा, यह 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब 3 से 9 हो जाएगा।
जो 3 से 7 था 3 से 9 हो गया। देखिए दूध बराबर बराबर दिख रहा है, पानी बढ़ गया, कितना बढ़ा बोलो, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है। और इस 2 की तुलना, ये तो अनुपात में बढ़ा है ना, रियलिटी में कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। तो 2 बराबर अगर 10 है तो 1 बराबर कितना होगा, 5। दूध की मात्रा जो प्रारंभ में थी वही अभी भी है, तो 3 बराबर 15, अर्थात दूध की मात्रा क्या थी, 15 लीटर थी। 15 लीटर इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, जो आप लोगों ने बी ऑप्शन में सेट के हिसाब से लगाया होगा। 15 लीटर बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे लगता है कि आपको समझ में चीजें आई होंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। एमडीएच वाले फार्मूले पर जो आपको एक पैटर्न याद होना चाहिए, M1D1H1 डिवाइड बाई W1R1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइड बाई W2R2। मतलब ऊपर मेन पावर टाइम, मेन पावर टाइम, टाइम में घंटे दिन कंबाइन, उसी तरह से नीचे कार्य की मात्रा और बददूरी। अगर हम सेट कर सके तो उत्तर आराम से बन जाए। कैसे, सुनिएगा। 72 लड़के 280 मीटर लंबी सड़क, कार्य सड़क हो गई, कितना सड़क बनाया वो कार्य हो गया। 72 लड़के होते हैं, 280 मीटर लंबी सड़क होती है, कार्य मात्रा हमेशा नीचे रहेगी। 21 दिनों में बना लेते हैं। 72 लड़के 280 मीटर सड़क को 21 दिन में बना लेते हैं। कितने लड़के, लड़के नहीं पता है, लड़के मतलब बॉयज लिख दिया मैंने। कितने लड़के होंगे कि 200 मीटर लंबी सड़क को 18 दिन में बना लेंगे। लड़कों की संख्या बतानी है, कितने लड़के लगेंगे आप बताइए। चलिए फटाफट हल कर डालिए, कैसे क्या दिक्कत है बताइए। इसमें 1 शून्य खत्म, 4 पंचे 20, 4 सते 28 होता है, 7 त्रिके 21 होता है। ठीक है, 18 चौके 72 होता है, 4 तियां 12 पंचे 60। लड़कों की संख्या 60 हो गई। 60 लड़के लगेंगे टोटल, तब जाकर के यह कार्य हो पाएगा जैसा आपने सोचा था। 60 लड़के ना, ये ऑप्शन इस सेट के हिसाब से इसका उत्तर है, एकदम सही है। 60 आप लोगों ने किया है, एकदम सही किया है। ये देखो अगला पूछा गया था, इसका सोल्यूशन देखिए, बताइए क्या होगा। दिए गए एक बार ग्राफ में एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य, बढ़िया प्रश्न है, आराम से कर लीजिए। लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन, कुर्सी और मेज। बार ग्राफ दिया। लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% ज्यादा है। अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य एकदम एकदम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बना दिया। खरीदा, प्रिंट किया और बेचा। कह रहा है लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लैपटॉप का लाभ परसेंट बताओ। इस टेबल का कहीं उपयोग ही नहीं है। सीधा सीधा ओरल प्रश्न बन गया कि हमने देखा कोई वस्तु को हमने 15% बढ़ा के अंकित किया था, 15% बढ़ा के अंकित किया था, फिर ग्राहक को 10% की छूट दे दी। एकदम सतत नियम लग रहा है, जो आपका सक्सेसिव प्रोसेस नहीं होता, एकदम सेम वही लग रहा है कि 15 बढ़ा है, 10 घटा है, फिर 15 गुणे 10 है बटे 100 है, तो 15 से 10 निकला 5 है, फिर इसको भी देखो खत्म 10, 1.5 और घटा दें, अर्थात 3.5% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। तो इस टेबल का कहीं उपयोग ही नहीं, सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का प्रश्न बन गया। सतत के नियम से सीधा सीधा उत्तर आप बता सकते हैं। 28% नहीं आएगा भाई, इसका सही उत्तर आएगा 3.5%, राइट सोल्यूशन बनकर आएगा। सही करिएगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। 133 का 3.5% होगा, सही आंसर आपका बनेगा। ठीक, चलिए 28 किस हिसाब से होगा, 28 नहीं होगा। हाँ, सही उत्तर एकदम साफ साफ आप लोग ओरल जा सकते हैं, इसमें इसका कहीं यूज ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाइए। ये इस तरह का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको दिखाई है, तो बल्कि आसान कर दिया इसने। ये सिंबल देखिए लिखा है कि अगर कहीं ऐसा लगा हो तो a-b कर दीजिएगा। अब इसने कहा p का मान 6 है और q का मान 4 है, p का मान 6 है, q का मान 4 है, तो p और q के बीच यही सिंबल लगा दिया है। तो 6 माइनस सीधा 4 कर दो, वैल्यू 2। तो चलिए 2 लगाया ना आप लोगों ने, यस 2 लगाया होगा। 2 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन यहाँ पर इस प्रश्न का बन रहा है। मुझे लगता है कि आपको कन्फर्म हुआ होगा, समझ में आई होगी बातें। ठीक है, चलिए ये आपका वेन डायग्राम का प्रश्न आया। आज के सेशन में भी मैंने ऐसा ही वेन डायग्राम लिया था। देखिए आपका प्रश्न क्या होगा, ये पढ़िए पूरा। एक सर्वेक्षण में पाया जाता है कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 21 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, करेक्ट। 26 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं और 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी दोनों, 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा दोनों, और 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं? देखिए 3 प्रकार के समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर हैं। कौन कौन सा है? एक तो इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या, अंग्रेजी जो जानकार हैं 21, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, हिंदी वाले हैं 26, और रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा को नीचे रख दिया मैंने, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसकी संख्या कितना है? 29 है। कहां लिखा है भाई? क्षेत्र 29 व्यक्ति, करेक्ट है। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से अपडेट करिए। कैसे अपडेट करना है देखिए ध्यान से। लिखा है 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी, ये 14 की संख्या है।
15 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा और 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, यहां पर 15 कर दीजिए। 12 व्यक्ति अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, ये 12 हो गया, 8 दोनों। मुझे केवल इसकी वैल्यू बतानी, जो केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं उनकी संख्या बतानी है। तो बहुत ही आराम से देखिए आप बता सकते हो, कैसे देखिए कैलकुलेट कर डालिए थोड़ा आसानी से। 12 अगर ये पूरा है, ये पूरा गोला अगर 12 है तो 12 से 8 निकला है 4 है। 15 अगर ये पूरा का पूरा है 15, 15 से 8 निकला 7 है। 8 4 12 7 कितना होता 19। अगर 19 घटेगा 29 में तो यह संख्या 10 आ जाएगी। तो 10 इसके लिए राइट सोल्यूशन है, जो कि देखिए बी ही ऑप्शन में है। इस प्रश्न के लिए 10 करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो मैथ के सभी प्रश्न डन। मेरे हिसाब से आपको समझ में सारी बातें आई होंगी। चलिए अब हम लोग सीधा सीधा पहुंच जाते हैं यूपीपी री एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, री एग्जाम मैथ 25 अगस्त का शिफ्ट 2 कंप्लीट हम सोल्यूशन करने चल रहे हैं। एक एक प्रश्न की व्याख्या मैं करूंगा, आप सभी लोग मिलाइए और सभी लोग इस एनालिसिस का अच्छा उपयोग करिए अपने आने वाली परीक्षा में। और आज भी जिसका पेपर हुआ वो लोग भी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। पहले प्रश्न पर चलते हैं। बढ़िया प्रश्न था, अगर इसको देखा जाए बहुत लोग इस प्रश्न को गलत किए होंगे, लेकिन समझिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक विद्यार्थी 6 प्रश्न पत्र अर्थात 6 पेपर को अटेम्प्ट करता है, उसकी परीक्षा देता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम मतलब पूर्णांक अंक एक समान है, मतलब सबके पूर्णांक एक जैसे हैं। अगर 100 है तो सबका 100 है, 100 है, 100 है, 100 है, क्योंकि 6 टोटल है। तो हम लोग ऐसे देखिए सोच लेते हैं कि चलिए सबके पूर्णांक हमने 100 मान लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100 ही है, लेकिन जो भी है एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक, मतलब जो अलग अलग पेपर में उसने अंक प्राप्त किया है, 5:6, 7:8, 8:9:10, इस प्रकार से उसने अंक प्राप्त किया है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। कुल मिलाकर पूरे पूर्णांक का 60% अंक प्राप्त किया है। उसने किसने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के अर्थात पूर्णांक के 60% से कम अंक अर्जित किए हैं। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले अगर हम 100 ही मान लें तो टोटल पूर्णांक 600 हो गया। अगर हम इसका 60% अर्जित की बात कर ले कि उस बच्चे ने कितना अर्जित किया है, तो 60% का मतलब सबको पता होगा 3/5 होगा। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 360 अंक आएगा। 360 अंक उसने अर्जित किया है, ये कन्फर्म है। सभी अनुपाती पदों को, भाई ये जो 360 मिला है इसी का तो पार्ट है, यही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्थात एक प्रकार से देखा जाए तो सभी अंकों का जोड़ है कि नहीं, बिल्कुल है। पहले विषय में 5, दूसरे में 6, 7, 8, अगर सबको जोड़िए अनुपाती पदों को तो निश्चित तौर पर आपको एक संख्या मिलेगी जो कि 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26, 9, 35, 10, 45 होगी। 45 की तुलना आप 360 से कर दें। जैसे ही 45 की तुलना आप 360 से करेंगे, 45 चौके 180 अट्ठे होगा, मतलब 8 बार जाएगा, 1 बराबर 8 होगा। नंबर की बात करिए तो 8 पंचे 40, 8 छगे 48, 8 सते 56, ठीक है, 8 अठे 64, 8 नवा 72, 8 दहम में 80। अब देखिए हमसे कहा गया था किसमें, क्योंकि सबके पूर्णांक कितने थे, 100 थे। तो 100 में अगर पूर्णांक है तो 60% 60 ही होता है। तो 60 नंबर से अधिक की अगर बात करें तो ये विषय में 60% से अधिक प्राप्त किया है। हमसे कहा गया कि अधिकतम अंकों के 60% से कम रहे। तो कम की बात करो तो 40-60% से कम है, क्योंकि अगर 100 सबका पूर्णांक है तो इसने इसमें 40 ही प्राप्त किया है, इसमें 48 ही प्राप्त किया, इसमें 56 ही प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से उसने 3 ऐसे सब्जेक्ट थे, 3 प्रश्न पत्र थे जिसमें उसने 60% से कम अंक अर्जित किया है। तो डी ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको प्राप्त हुआ होगा। और भरोसा है कि आप सब ने अच्छे से इस प्रश्न का सोल्यूशन जरूर कर लिया होगा ना। चलो बढ़िया पेपर क्वेश्चन था, अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम, अलग अलग चीनियां भी मिलती है आपको पता है, दूसरी 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों चीनी को कह रहा किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 32 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो। देखो पहली चीनी का भाव 40 है, दूसरी का 30 है। इसको कैसे मिला दे कि अगर हम 32 रुपए पर केजी में बेचें, 32 एसपी है, कि ना तो लाभ हो ना हानि हो, मतलब कब लाभ और हानि बराबर होते, मतलब कब लाभ हानि नहीं होती है, जब एसपी सीपी के बराबर हो। अर्थात 32 वाली चीनी को ही 32 में बेचा जाए तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, इसलिए डायरेक्ट 32 रख देते हैं। जैसे कभी कभी कोई प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, इतने में बेचने पर 20% का लाभ हो, तो उस कंडीशन में हमें क्रय निकालना पड़ता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें डायरेक्ट आप रेशियो बना दो। 32, 8, 40, 8 का डिफरेंस है, 30 और इसका देखा जाए 2 का है, 2 1 के 2 है, 2 चौके 8 है, 1:4 है। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन आपने दिया था, 1:4। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। एक साझेदारी में, ऐसा कल के शिफ्ट में भी आया था प्रश्न,
एक साझेदारी में ए ने कुल पूंजी, कुल समय की, जितना समय टोटल था निवेश का, 1/6 भाग के लिए पूंजी का भी 1/6 भाग निवेश किया। बी ने कुल समय के 1/4 भाग के लिए पूंजी का भी 1/4 भाग निवेश किया। सी ने शेष पूंजी पूरे समय तक के लिए निवेश किया। 1940 का लाभ होता है तो बी का हिस्सा बता दो। ऐसी कंडीशन में अगर पूरी पूंजी को हम एक ऐसी संख्या माने जो क्या हो पता है, जो 6 से 4 से कट जाए तो 12 मान लीजिए, और पूरा समय भी अगर हमने माना, पूरा समय 12 माह, ये तो अच्छी बात है। पूरी पूंजी आपने 12 माना और पूरा समय भी आपने 12 महीना माना। पहला व्यक्ति ए है, ए ने क्या किया, कुल पूंजी का 1/6, अगर मैं इसका 1/6 करता हूं तो 2 रुपए, और समय का भी 1/6 करिए तो 2 माह। बी की तरफ चलिए, बी ने पूरी पूंजी का 1/4 मतलब 3 रुपए, और समय भी 1/4 मतलब 3 माह। सी ने क्या किया, बची पूंजी, अब पूंजी देखो कितनी बची, 2 रुपए 3 रुपए मिलकर 5 अगर 12 से निकलेगा तो 7, और पूरा महीना मतलब 12 महीने तक इन्वेस्ट किया। रेशियो देखिए तो कितना बन गया, यही बन गया, कुछ कट नहीं रहा है। 4, 9 और 12 सतह 84 का अनुपात है। इस अनुपात में उन लोगों ने निवेश किया है और इसी अनुपात में उनके लाभ का बंटवारा भी किया जाएगा। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 4, 9, 13, 13 को अगर इसमें जोड़ा तो 97 आएगा। 97 की तुलना आप कर दो 1940 से, कर दिया हमने, 1 बराबर 20 आएगा। हमसे हिस्सा पूछा है बी का, कि बी का लाभांश क्या होगा। बी का अनुपाती भाग 9 है, 9 दूना 18, 180 रुपए बी का हिस्सा होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। 180 आएगा, 160 नहीं आएगा, 180 सभी लोग डिफाइन कर ले, देख ले, सही उत्तर आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठहराव। मैंने ऐसा वीडियो दिया था जब बस रुक रुक कर चलती है और लगातार चलती है, तो ऐसे प्रश्न मैंने आपको दिए थे वीडियो, और ये प्रश्न अगर जिसने वहां समझा होगा 1 सेकंड में किया होगा। ठहराव मतलब रुक रुक कर, अगर बस देखिए ठहराव को छोड़कर मतलब बिना रुके चलती है तो उसकी गति होती है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ठहराव के साथ चलती है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। दरअसल गति स्पीड में कमी नहीं होती है, लेकिन रुक जाती है तो ज्यादा समय लेती है दूरी को कवर करने में। इसलिए जो एवरेज स्पीड बनती है जब रुक कर चलती है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब वही क्या कहती है, बिना रुके चलती है तो उसकी गति जो है बिना रुके, देखिए यहां पर रुक कर चलती है और यहां बिना रुके चलती है, ठीक है, बिना रुके चलती है तो उसकी गति होती है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर हमको ये बताना है कि वो कितने मिनट तक रुकती है, ठहराव पर बस कितने मिनट तक रुकती है। अगर आंसर आया होगा तो बताइए। दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 11 का। एक्चुअल स्पीड कितनी है, 66, यही एक्चुअल स्पीड है जो बिना रुके चलती है, बटा 66, क्योंकि जो आएगा इसको मुझे मिनट, 1 घंटे में आया, हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 11 छके 66 होता है, 6 दहम में 60 होता है। 10 मिनट तक बस रुकेगी अपने स्टॉपेज पर, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगर बी आपने बताया है तो एकदम स्पष्ट सोल्यूशन आपका सही उत्तर हो रहा है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3280 का देती है। मूल राशि अर्थात धन पूछा है। देखिए बात हम चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हैं तो 5% अपना दर है, जो कि 1/20 लिखा जाएगा। हम लोग कैसे करें इसको, यहां प्रिंसिपल लिखिए, यहां अमाउंट लिखिए 20 से 1 बढ़कर 21 हुआ एकदम, फिर 20 से 1 बढ़कर 21 लिखिए। भाई सतत प्रक्रिया फॉलो होती है, जब आप सब लोग इसको बहुत ही अच्छे डिटेल से जानते हैं। 2 ही साल का समय है इसलिए 2 बार किया। मूलधन 400 अगर है तो मिश्रधन 441 हुआ, मिश्रधन 441। ब्याज की बात करो कितना है, 41 है, ये ब्याज है, और आपसे यहां पर ब्याज ही दिया है, ब्याज ही दिया है। 41 का मान यहां पर 3280 है। 41 का मान मतलब ब्याज की तुलना कर डालिए, 3280 है। आपसे प्रिंसिपल अर्थात 400 का मान पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब 41 साफ साफ दिख रहा है कि 8 बार जा रहा है, 8 जीरो हो जाएगा, 8 चौके 32 होगा, 3 जीरो लग जाएंगे। 32,000 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है। अगर आपने 32,000 लगाया है तो परफेक्ट सोल्यूशन आपने बताया है। अगले प्रश्न पर बढ़िए। 3 कारों की गति, ऐसे प्रश्न मैंने डिस्कस किए थे कि ये जनरल पार्ट तो होते हैं, किसी के सोल्यूशन का पार्ट होते हैं, लेकिन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। उनकी गति अर्थात स्पीड का रेशियो 3, 4 और 6 का है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने पर, देखो ये चाल का अनुपात है, करेक्ट। समय का अनुपात जो होता है चालों का उल्टा होता है, 1/3, 1/4, 1/6। एलसीएम ले लीजिए, 12 आया, 3 चौके 12, 4 तियां 12, 6 दूना 12। 4, 3, 2 इनकी गतियों इनकी समयों का अनुपात हो जाए, क्योंकि समान दूरी तय कर रहे हैं।
पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होता है। 4 3 2 एकदम अगर आपने किया है तो राइट सोल्यूशन आप कंफर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में बातें मेरी आ रही हैं। सब लोग अच्छे से देखते जाइए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए और अपने फीडबैक रिस्पॉन्स भी बनाते चलिए। कंफर्म करते चलिए कि आपने कितना किया था, मेरे साथ आप कनेक्ट करके आंसर भी देते चलिए। अगला प्रश्न क्या आता है, 12,000 रुपए पर 9 महीने, अर्थात प्रिंसिपल तो 12,000 है, प्रिंसिपल 12,000 है, समय कितना है, 9 माह है, समय 9 महीना है, 20% की दर है, दर आपको 20% दिया है, प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज जब त्रैमासिक हो, तिमाही हो, मैंने आपको बताया होगा कि तिमाही में क्या होता है, दर 1/4 हो जाती है। दर 1/4 मतलब 5% हो जाएगी। समय जो 9 महीना दिया है तो पहले इसको वर्ष में लिखो, 9/12 होगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और समय 4 गुना हो जाता है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो समय भी आपका 3 वर्ष हो गया। अब 3 वर्ष के लिए इस प्रक्रिया को फॉलो करिए। 5% आप सब जानते हो 1/20 होता, भी किया हम लोगों ने। 20 से 1 जुड़कर 21, 20 से 1 जुड़कर 21, 20 से 1 जुड़कर 21। इस प्रकार से हम लोगों ने नोटिस किया कि 8,000 से क्या हुआ, 8,000 से 9,261 हुआ। अब यहाँ ये प्रिंसिपल है और यह अमाउंट है। हम लोगों को प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट नहीं पता करना, ब्याज पता करना है जो 1,261 होगा। तो अगर आप सोचो प्रिंसिपल हमको 8,000 दिया है, यहां से तुलनात्मक जो आया है एग्जैक्टली कितना है, 12,000 है, 12,000 लिख दीजिए। आपसे ब्याज पूछा है 1,261 का मान एग्जैक्टली बोलो कितना हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर डालते हैं हम लोग सोल्यूशन में। 3 0 देखो खत्म हो गया, 4 दूना 8 होता है, 4 3 12, 3 से गुणा करें, 3 1 के 3, 3 6 18, 3 दूना 6 1 7, 3 1 के 3, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करिए तो कितना आता है, बोलिए तुरंत बताइए। 2 1 के 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 1 के 2, 2 5 10, 1891.50 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। 1891.50 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो 82 नंबर अगर आपने किया होगा 1891.50 है, करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे मतलब 990 को और 1330 को विभाजित अगर करें तो 6 और 10 शेषफल आता है। इसके लिए सबसे पहले 6 इससे कम कर दीजिए, 984 हो जाएगा। 10 इससे कम कर दीजिए, 1320 हो जाएगा। अब वह सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए जो प्रत्येक को पूर्णता अर्थात इनको काट दे। इनको काटना मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें कौन है, 35। 35 से कटे मतलब 5 से कटे, 7 से कटे। कोई संख्या 5 से अगर कटती है तो उसके अंत में 0 होता है, 5 होता है, लेकिन ए अब देखो ए तो 5 से कटा बट ए नहीं कटा, इसको गायब करिए। आया 24। 3 से कटे, 8 से कटे, 3 से कटे, 8 से कटे। 3 से कटने का मतलब अंकों का जोड़ 3 से कटे, 8 से कटने का मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कटे, अंतिम 3 अंक 8 से कर रहा है, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, अंकों का योग भी 3 से कट रहा है। तो कुल मिला के यह संख्या 24 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये जो दोनों 24 से कट रहे हैं, इसका मतलब जब 24 से इसको भाग करेंगे तो 6 शेषफल आएगा, इसको भाग करेंगे तो 10 शेषफल आएगा। तो अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है 24, तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका एग्जैक्टली बन रहा है 24 इस प्रश्न का सही हल माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 6 छात्र हैं, इनकी संख्या है और इनका औसत दिया है कितना बताओ, 50 किलोग्राम। औसत भार है 50 किलोग्राम। इसमें से कह रहा है 2 छात्र ऐसे हैं जिनका औसत भार अलग से, मतलब 2 और छात्र हैं जिनका औसत भार 53 किलोग्राम है। 2 और छात्र हैं जिनका औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी छात्रों का औसत भार आपसे पूछ रहा है, तो आप योग निकालो सबका अलग अलग। जैसे इसका देखिए 6 पंचे 30, 300 हो गया। 53 दूना 106 हो गया। 55 दूना 110 हो गया। 3 2 5, 516 हो जाएगा जुड़कर। और छात्रों की संख्या बताएं, 6 4 10 हो जाएगी। 10 से भाग कर दे तो औसत आएगा कितना, 51.6। 51.6 देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको दिया है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका सही हल हो जाएगा। अगर 51.6 आपने लगाया था तो इस प्रश्न का सही हल आप प्राप्त करेंगे। तो 84 नंबर आपका 51.6 है। प्लीज सभी लोग अच्छे से देख लो, कंफर्म कर लो, सही कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है। कह रहा है वस्तु का जो लागत मूल्य से 40%, प्रिंटेड प्राइस जो क्रय मूल्य है उससे 40% ज्यादा अंकित है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, x% की छूट दी जाती है तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। अंतिम लाभ उसे 12% का होता है। यदि अब एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है और x% लाभ वांछित है
मतलब अब जो नया लाभ वो सोच रहा है जितनी छूट वहां थी उसी छूट के बराबर हो, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए, हमने कहा अगर हमने कोई वस्तु खरीदा 100 में और उसको हमने 40% बढ़ा के प्रिंट किया, 140 किया, फिर हमने क्या किया कि उस पर 12% का लाभ भी अर्जित किया। 12% का लाभ अर्जित करना मतलब एक प्रकार से 12% बढ़ा दीजिए, उसका विक्रय मूल्य 112 हो गया। 112 हो गया। अब सोचिए आप, एक बात मुझे बताओ, अगर हमने 100 में खरीदा था, ग्राहक को 140 बताया था और 112 में बेचा था, इसका मतलब हमने छूट कितनी दी थी, आप कंफर्म करिए। हमने 140 का सामान 112 में दिया था, तो हमने एक तरह से जो छूट दी थी वो कितना दी थी पता है, 28 का। कितना का भाई, 28 का। 28 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो, 140 कर दो। 0 14 दूना 28, 2 दहम में 20। आपने एक प्रकार से 20% की छूट दी थी। जो 20% की छूट है, अब जो है किसी वस्तु जिसका क्रय मूल्य 2400 है, उसको उससे ही x% मतलब जितना यहां छूट परसेंट था उतना ही लाभ लेना पड़ेगा। लाभ मतलब 20% लेकर के उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। जितनी छूट थी वहां पर, छूट कितनी थी बोलो, 20%, वही छूट यहां पर लाभ परसेंट हो जाएगी और इस पर उस वस्तु को बेचा जाएगा। मतलब 2400 वाली वस्तु को 20% का मतलब 1/5 अर्थात 6/5 में मल्टीप्लाई करके हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। 5 से डिवाइड करिए, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 4 6 0 0, 6 अठे 48, 6 चौके 24, 4 28, 2880 रुपए में वह वस्तु बिकेगी, जो आपको कहां पर दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है। 2880 रुपए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनेगा। सभी लोग उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। यस, बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 87 नंबर हमेशा पूछा जा रहा है। 0.7, 0.35, 1.05 मासा पूछा है, एचसीएफ पूछा है। देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर जैसे दशमलव की संख्याएं देकर एचसीएफ पूछे तो पहला काम करिए, दशमलव हटा दीजिए। ये देखिए हटा दिया, बराबर करके 70 है, 35 है, 105 है। मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, लेकिन वह दी गई संख्याओं में सबसे छोटी होती है और 35 सबसे छोटा बना, यह सबको काट देगा। तो यही 35 अपना एचसीएफ है, लेकिन बिना दशमलव के। अब दशमलव लगाएंगे दो स्थानों पर तो 0.35 होगा, जो आपको देखिए कहां दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 0.35 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ए करेक्ट हल होगा, यही मासापा होगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। 50%, 40% की दो क्रमिक छूटें समतुल्य एकल छूट के बराबर होगी। कितने इक्विवेलेंट के बराबर होगी? आपका नियम एक जनरल ए होता है, जब कभी ऐसे हमने हमेशा आपको जब पढ़ाया होगा तो हमने कहा होगा इंटीजर डेटा अगर दिया है तो रूल लगाइए, a + b - ab डिवाइड बाई 100 लगाइए, सिंपल। तो आप लिखो 50 + 40 - 50 गुणे 40 बटे आप कितना कर दो 100। 50 40 90, 50 गुणे 40 आपका 2020 हो जाएगा, 70% आएगा। 70% ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप लोग देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, राइट सोल्यूशन बन रहा है। अगला देखिएगा, ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। एक पर्सन है ए जो किसी काम को 63 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, स्किल्ड है, उसी कार्य को बी द्वारा करने में कितना समय लगेगा। चलिए हम सबसे पहले क्षमताओं की बात करते हैं दोनों की, उसके बाद समय को डिफाइन कर देंगे आराम से। बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अगर ए है और बी है तो इनकी क्षमता क्या है, कैसे है, 40% मतलब 2/5 होता है। इसका अर्थ है अगर बी 5 काम एक समय करता, ए अगर एक समय में 5 काम करता है तो बी 7 कर पाए, क्योंकि लिखा है बी ए की तुलना में 40% ज्यादा कुशल है, मतलब बी ज्यादा स्किल्ड है, ए कमजोर है यहां पर। इसका मतलब इनकी क्षमताएं 5-7 के अनुपात में होगी। क्षमता का उल्टा ही समय का रेशियो होता है, तो क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सबको कंफर्म होगा ये कॉन्सेप्ट, तो आप लोग लिख क्या सकते हैं, बोलो, समय 7 और 5 के अनुपात में हो जाएगा। यहां पर किसका समय हमको दिया है, ए का। कितना दिया है, 63। तुरंत 7 से तुलना कर दो 63 की। 7 कितनी बार जाएगा, 9 बार। तुरंत 5 में भी 9 से गुणा कर दे, कितना समय लग जाएगा, 45। तो 45 दिन लगेगा किसको बताइए, बी को वही कार्य करने में जिस कार्य को ए जो है 63 दिनों में कर पाता है, बी उसी काम को 45 दिन में कर लेगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो रहा है, 45। आप सभी लोग मैच करा लीजिए, अच्छे से कंफर्म करते चलिए और बताइए अगर कहीं पर डाउट आपको बनकर आ रही हो तो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। 39, देखिए एमडीएच वाला फार्मूला जो होता है वो जनरली बन रहा है। रूल आप सबको पता है कि M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1
बराबर m2 t2 s2 डिवाइड बाई w2 r2। करेक्ट है। 39 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर लेते हैं, एक सुरंग को मतलब प्रॉपर मेंटेन कर देते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके वही कार्य कितने समय में पूर्ण कर पाएंगे। ऊपर मैन पावर और टाइम होता है, मैन पावर टाइम, नीचे कार्य और रेट होता है। अब देखिए कंडीशन समझिएगा जो आपके सामने है, क्या है पर्सन बताइए। 39 लोग हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 12 दिनों में सुरंग की मरम्मत करते हैं। कह रहा अभी व्यक्ति हो गए 30 और 6 घंटे ही काम करेंगे, बताओ कितने दिनों में सुरंग की मरम्मत कर पाएंगे। दिन निकालना है एग्जैक्टली आप लोगों को। आइए सोल्यूशन कर देते हैं। कितना आता है बोलिए। जैसे देखिए 10 तिया 30 होता है, 6 दूना 12 होता है, 3 13 बार होगा, 13 दूना 26 होगा। 26 दिन लगेगा उन 30% को जो कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, उस सुरंग की मरम्मत को वो लोग कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो 26 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बिल्कुल सही माना जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान देना पहले विक्रय लिखा है फिर क्रय लिखा है, तो हमने लिखा 300 का एसपी, 300 का एसपी बराबर 500 का सीपी, 500 का सीपी। अगर हम कंपैरिजन देखिए ऐसे ऐसे खत्म कर दें, यहां पर एसपी बटा सीपी लिख दो, 5/3 होगा। मतलब हमने कोई सामान 3 में खरीदा है, 5 में बेचा है। बोलिए लाभ है कि हानि। लाभ है। कितने का है बोलिए, यहाँ कंफर्म किया है हानि या लाभ, यहाँ मेंशन भी करता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग और बनता। फिलहाल यहाँ 2 की वृद्धि है, इससे 3 पर लाभ हो रहा है, पक्का हो गया। और कितने की, 2 की, किस पर, 3 पर। 2 गुणे 100/3 होगा, 66 सही 2/3% का लाभ आपको नजर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 66 सही 2/3% का एग्जैक्ट प्रॉफिट है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक ट्रेन है 79.2 किलोमीटर, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, उसकी स्पीड है 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। जब भी कोई ट्रेन, आपने देखा हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी खंभे को, पेड़ को, व्यक्ति को पार करे तो अपनी ही लंबाई को चलकर पार करती है। तो यहां पर हमसे ट्रेन की ही लंबाई पूछ रहा है। खंभे को, किसको पार कर रही, खंभे को। ये ऐसे खंभा रहा होगा, ट्रेन आई और ट्रेन की स्पीड क्या थी, 79.2 किलोमीटर पर आवर थी, और इसको पार किया है 7 सेकंड में। हमसे ट्रेन की, क्योंकि उसने उसको क्या पार करेगी, उसकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है, वह अपनी ही लंबाई को चलकर पार करी। तो अपनी लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बट एक समस्या है, जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। आप इसको 79.2 को 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल नजर आएगी। चलिए हमने कर दिया, थोड़ा सोल्यूशन की बात करेंगे। तो 18 चौके 72, 4.4 होगा, 5 चौके 20, 22 हो जाएगा। 22 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है, 22 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है। गुणे आप समय 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 22 सत्ते 154, 154 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया है। पहला ऑप्शन 154 मीटर ट्रेन की लंबाई, एग्जैक्ट एकदम सही उत्तर है। जितने लोग का आ रहा है 154 मीटर आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। एक आदमी ने क्या किया, 80,000 खर्च किया और उसमें क्या क्या खरीदा। 80,000 में एक घोड़ा ले लिया और एक गाड़ी ले लिया, दोनों चीजें, घोड़ा गाड़ी जो बचपन में मिलती थी, खरीद लिया। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। घोड़े को 10% के लाभ पर, गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसको 1% का लाभ हो गया। एवरेज जो प्रॉफिट हो रहा है 1% का हो रहा है। घोड़े की लागत पूछ रहा है। अगर हमें दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात पता चल जाए, आराम से हम डिफाइन कर देंगे घोड़े का मूल्य, हाथी का मूल्य जो भी है कितना होगा। देखो एक तो घोड़ा है और एक गाड़ी है, एलिगेशन लगाइए, सेट हो जाएगा। घोड़े को किस लाभ पर, 10% के लाभ पर 110 मिला। अगर घोड़े का क्रय मूल्य 100 था तो 110 मिला। गाड़ी का क्या है, 5% की हानि मतलब 95। ओवरऑल सौदे में 1% का लाभ होता है, 101 कर दीजिए। एलिगेशन लगाइए, यहां से घोड़े और हाथी के मूल्यों का अनुपात हो जाएगा। एलिगेशन लगाओ तो कितना हो रहा है, 9। एलिगेशन लगाओ तो कितना हो रहा है, 6। 2 तिया 6, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 तिया 9। 2 और 3 का रेशियो बनेगा, अर्थात घोड़े का मूल्य यदि 2 है तो हाथी का 3 है। दोनों को जोड़ दें तो 3 2 कितना होता है, 5। और 5 की तुलना अगर हम 80,000 से कर दें, क्योंकि मिला के तो 80,000 ही खर्च हुआ है ना, तो आपसे किसका मूल्य पूछा है, बोलो। हमसे घोड़े का मूल्य पूछा है। 2 का मान बताइए क्या होगा। 5 से डिवाइड करिए, 16,000 हो गया। 16,000 दूना कर दे, 32,000 रुपए यहाँ पर यह प्राइज होगी, जो घोड़े का प्राइज है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है कंफर्म हो गया होगा। डी ऑप्शन 32,000 रुपए घोड़े की प्राइज है।
अगर हम यहीं से 16 तियां 48 कर दे तो हमें गाड़ी की प्राइस पता चल जाएगी। तो हमसे घोड़े का पूछा था, घोड़े का हम लोगों ने कंफर्म किया, 92 नंबर डन होता है। आइए 93 देखिए, 30 संख्याओं का औसत, देखिए हमने लिखा संख्या और यहां पर लिखा हमने औसत। 30 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है, 1.2 दिया है। उसमें से पहली 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है, अंतिम संख्या, मैंने ऐसे देखा पहला शिफ्ट में भी एक प्रश्न पूछा गया था, डेटा थोड़ा छोटा है, यहां पर डेसिमल का जनरल यूज है लेकिन कर सकते हैं। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, पहली 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है, करेक्ट है। अंतिम संख्या क्या होगी, मतलब यहां पर हम चाहें तो ट्रिक लगा दें, नहीं तो सीधा योग कर दें, तब भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। योग करिए तो देखिए कितना होगा, 12 तियां 36, सीधा 36 ही हो जाएगा। 11 दूना 22, सीधा 22 ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 22 9 कितना होता है, 31 होता है। ये कितना है, 36, 36 से 31 निकाल दो 5, कितना हो जाएगा बोलो 5, वह संख्या 5 हो गई। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, यह 0.1 कम था, यह 0.2 कम था, 0.1 का गुणा इससे करो, 0.2 का गुणा इससे करो, दोनों जोड़ करके ले जाओ, जोड़ दीजिए, आंसर वैसे भी कंफर्म हो जाता, राइट सोल्यूशन आ जाता। चलिए ये आंसर हो गया आपका, सही आंसर आया। 5 इस प्रश्न का करेक्ट है, जितने लोगों ने बताया है एकदम परफेक्ट बताया है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, यदि विक्रय मूल्य का 7%, जो विक्रय मूल्य है उसका 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, विक्रय मूल्य का 7% मतलब एसपी का 7% बराबर, एसपी का 7% बराबर सीपी का 8%, ठीक है। यहां से हम सीपी एसपी का रेशियो तुरंत बता सकते हैं, कैसे बनेगा बताओ, सीपी डिवाइड बाई एसपी, 7/8, से परसेंट खत्म करें, 7/8, मतलब 7 अगर क्रय मूल्य है तो 8 ही विक्रय मूल्य है, करेक्ट है। अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपए से 10% अधिक है, ठीक है, 2 रुपए से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे सीधा जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन में भी 7 और 8 के रेशियो देखो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यहां पर एक थोड़ा सा इसमें डाउट बन रहा था, लेकिन जैसे इसको देखिए, अगर मैं इसको 700 लेता हूं और इसे 800 लेता हूं, अर्थात 700 में खरीद कर 800 में बेचता हूं, लिखा है देखो पढ़िए, विक्रय मूल्य का 9%, 9% करेंगे 72 आएगा, क्रय मूल्य का 10%, 10 से देखिए 2 ज्यादा है, तो साफ साफ आपका कंफर्म होता है कि पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। 700 और 800 मतलब 700 में खरीद करके 800 में बिका था, ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो जाते, बस इसी को लेकर थोड़ा था, लेकिन वो कंफर्म हो गया कि वो नहीं होगा। 700 एंड 800 इज द राइट सोल्यूशन, 94 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए, क्या है पढ़िए, ये देखिए जब ये प्रश्न हर शिफ्ट में था, यहां थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज सिंबल यूज किया, तो लोग को लगा होगा कि परसेंटेज लगा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वही पैटर्न है जो हम लोग जो डिस्क्रीट मैथ का पोर्शन होता है, जहां पर एक किसी सिंबल को डिफाइन करके दूसरा कुछ बता दिया जाता है। ए परसेंटेज बी बराबर, इसने कहा ए प्लस बी -1 है, ए की जगह 10 लिखा, परसेंटेज 2 लिखा, इसका मतलब 10 + 2 - 1 11 होगा। 11 अगर आपने किया है तो राइट सोल्यूशन है डी ऑप्शन इसका। अब कोई सोचे कि चलो a/100 बी, ऐसा कुछ दिमाग में आए तो गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका कितना हो रहा है बताएं, 11 है, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है, सही आंसर इसका बन जाएगा, 12 नहीं 11 लगाइएगा। आगे देखिएगा, 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर, 200 छात्रों का एक सर्वे किया गया, 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक, जो ठंडे पदार्थ होते हैं जैसे ठंडे पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक समझते हैं सब लोग, पसंद है। 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 120 बच्चों को, और 80 छात्रों को कहने भैया हमको कुछ भी दे दो अच्छा लगेगा। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है, चाहे कोल्ड ड्रिंक या मिल्क शेक में से कुछ भी अगर पसंद है, ऐसे कितने छात्र हैं। हम वही वेन डायग्राम का उपयोग कर रहे, देखिए ऐसे, ये कोल्ड ड्रिंक वाला हो गया, एक कोल्ड ड्रिंक हो गया, और ये मिल्क शेक हो गया, मिल्क शेक हो गया। 140 छात्र हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्र हैं जिन्हें मिल्क शेक पसंद है, और कह रहा है कि 80 छात्र कहते हैं भाई हमको कुछ भी दे दो। अब अगर मैं पूछूं कि ऐसे छात्र जिन्हें केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद है, उसकी संख्या 60 होगी। भाई पूरा कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले 140 थे, बट उसमें 80 ऐसे थे जिनका मिल्क शेक भी चल जाता था, लेकिन 60 लोग कहते हैं कि हमको मिल्क शेक पसंद नहीं, हमको केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ऐसे मिल्क शेक पीने वाले 120 हैं, बट उसमें 80 लोग ऐसे हैं कहते हैं कि हमको कोल्ड ड्रिंक भी दे दो चल जाएगा, लेकिन 40 लोग कहते नहीं हमको केवल मिल्क शेक चाहिए। अब ये छात्र हो गए जो केवल कोल्ड ड्रिंक, केवल मिल्क शेक या दोनों पीने वाले हैं, इनको जोड़ लीजिए, 60 120 180 हो जाए, अगर जोड़िए तो 180 हो गया। 180 छात्र ऐसे हैं जिन्हें
कुछ भी दे दीजिए वो लोग पी लेंगे, चाहे कोल्ड ड्रिंक चाहे मिल्क शेक। अब देखो 200 में 180, अर्थात 20 छात्र ऐसे थे ना तो जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद था ना ही मिल्क शेक, हालांकि वो कहीं पूछा नहीं था, लेकिन जो पूछा था उसका उत्तर हम लोगों ने कंफर्म कर दिया। राइट सोल्यूशन आपके सामने है। माजा, हाँ माजा भी अच्छा होता है। अगला देखिएगा डायग्राम, बार डायग्राम दिया है। नीचे दिया गया बार डायग्राम लगातार 2 वर्षों 2006 और 7 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में पुस्तकों की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है। 2006 और 7 में एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखा A1, A2, A3, A4, A5, A6 से पुस्तकों की बिक्री हजारों में दी गई है। अब आपसे कहा है दोनों वर्ष को लिए शाखा A2, तो चलिए शाखा A2 पर पहुंचते हैं। दोनों वर्ष की बात करें अर्थात 5 और 6 जोड़ दीजिए शाखा A2 की दोनों वर्ष, कितने हो जाएंगे बताइए? 60, 70, 130, 140 है। अब के बिक्री, कुल बिक्री दोनों वर्ष के लिए शाखा A4, चलिए शाखा A4 पर आते हैं। शाखा A4 है यहाँ पर, इसका जोड़िए तो कितना 80, 90, 80, 170 हुआ, 180 हो जाएगा। 180 हो गया। कह रहा है कि अनुपात क्या है, रेशियो बना दीजिए फटाक से, कितना हो जाएगा? 0, 0 से 2 सत्ते 14, 2 9 18, 7:9 इस प्रश्न का सही उत्तर है। डी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। 7:9 अगर बताया है तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। अगले प्रश्न पर आइए। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा पूछ लिया गया था, लेकिन ऐसे प्रश्न भी अगर आप देखेंगे तो यूपीपी के जब सेट कराते थे उसमें कराए थे। 5√3 दिया है, 5√3 दिया है, 243 है, 243 है रूट में ही, इसका मान 24.249 है। और यहां पर हम लोगों से पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, रूट 192 प्लस 15√3, इसका मान आप लोगों से पूछ रहा है। चलिए करते हैं। पहले तो आप 5√3 ऐसे लिखो इसको, और 243 को आप लिख सकते हो कितना, 3 की पावर 5 होता है, 9√3 हो जाएगा। 9√3 होगा बराबर 24.249 है। 9 5 14√3 दिया है आपको, 24.249 है। ठीक है, यहां चले आइए। आपको 192 मतलब 8 8 64 गुणे 3, 64 गुणे एक प्रकार से 64 गुणे 3, हाँ ठीक है, 3 चौके 12, बिल्कुल ये हो जाएगा 8√3 हो गया। और ये 15√3 ऑलरेडी है, तो 15 8 23√3 का मान हमसे पूछा है, 23√3 का मान पूछा है। आप लोग कर सकते हैं। देखिए आइए समझते हैं कैसे किया जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोगों को कहा है कि 14√3 दे रहा हूं, इसका मान 23√3 का मान बताओ कितना होगा। कैसे किया जाएगा, देखिए तो √3 से खत्म हो गया, इसको 24 भी खत्म कर दीजिए, ऐसे 24 लीजिए, थोड़ा सा जनरल बन जाएगा। 2 सत्ते 14 होता है, 12 हुआ, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26, 7 से भाग करिए, 7 त्रिक 21 हुआ, 7 त्रिक 21, 5 7 8 56, 7 9 63, यहाँ पर 39 दशमलव समथिंग आएगा, यहाँ पर 39.84 आ जाएगा। थोड़ा इसको लमसम ले जाकर के आप सोल्यूशन करिएगा, 39.84 आएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। कठिन कोई नहीं, थोड़ा सा जनरल आपको जाना होगा, आंसर आपको 39.84 नजर आएगा। ये प्रश्न आपका डन होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपको पढ़ाया भी गया था और ऐसा प्रश्न पूछा भी गया, ठीक प्रश्न पूछा गया है, बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, श्योर है। 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 48 अगर पर्सन होते हैं तो एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, अर्थात टोटल वर्क अगर सोचो तो 48 गुणे 14 है, मतलब ये टोटल काम हो गया। 48 पुरुष हैं, किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो प्रति पुरुष अगर एक काम करता है तो टोटल वर्क हो गया 48 गुणे 14, ये हमारा टोटल काम था। कह रहा है फिर आगे बढ़ते हैं, 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा, अगर 12 दिन में 5 पुरुष कुछ काम करते हैं तो 12 गुणे 5 अर्थात 60 काम किए होंगे। उन्होंने कहा कार्य की मात्रा परसेंटेज में बताओ, उनके द्वारा जो किया गया कार्य है। 12 पुरुषों ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, 60, और टोटल काम कितना, इतना। अगर इसका मान, इसका परसेंटेज बनाना है तो 60 को 100 से गुणा कर दीजिए और 48/14 से भाग कर दीजिए। आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कर दिया जाए, कैसे बनेगा। 12 चौके 48 होता है, 12 पंचे 60 होता है, ये भी सही है। 4 से डिवाइड कर दें 25 होता है, 25 पंचे 125 है, बटा आप 14 कर दें, 14 अट्ठे 112 होता है, 112 13 0, 14 9 8.9 हो जाएगा। 8.9% काम अभी तक केवल डन हो पाया है। 8.9% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप लोग समझ लीजिएगा, सही उत्तर आपके सामने है। ठीक है, 8.9%, यस, 9 नहीं होगा, 8.9% इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, समुच्चय सिद्धांत पूछ लिया गया था। सूत्र होता है, 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 है, समुच्चय बी के अवयवों की संख्या यहां पर 18 है,
और कह रहा है कि इनके ए और बी दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 10, एन ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है। और अगर किसी ने पढ़ा है तो इसका रूल होता है एन ए प्लस एन बी, ये वही वाला है डायग्राम वाला, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूले की जरूरत नहीं, हम डायग्राम का भी उपयोग यहाँ के लिए कर सकते हैं। एन ए का मतलब कितना दिया है, एन ए का मतलब आप देखो कितना है, सबसे पहले 20, 20 प्लस 18 माइनस 10, 38 से 10 निकलेगा तो 28 हो जाएगा, मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई 28। 28 सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो सही किया है, यस सही करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 28 है, सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही सोल्यूशन बन रहा है। आशा करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आइए। कार्तिक की राय में, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, मैं एक बार मुझे याद है किसी क्लास मैंने कराया था पब्लिक की, अब कौन सी क्लास थी मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने कराया है, ठीक है, पब्लिक क्लास में। कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से ज्यादा, कार्तिक कहता है कि मेरा वजन 55 से ज्यादा है, 55 से ज्यादा है लेकिन 62 से कम है, मतलब 55 के ऊपर और 62 से नीचे है, इसी के बीच में है, 56, 57, 58, 59, 60, 61 है कार्तिक का वजन। उसके पिताजी कहते हैं, फादर, उसके पिताजी कहते हैं अरे नहीं कार्तिक तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा वजन, मैं सहमत नहीं हूं तुम्हारी बातों से, तुम्हारा वजन 50 से ज्यादा है 60 से कम है, 50 से ज्यादा है 60 से कम है, मतलब तुम्हारा वजन 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो सकता है। उसकी बहन कहती सिस्टर, देखो बहनों का प्यार तो और ही होता है, तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, कार्तिक का वजन 58 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, 58 से कम ही होगा। अब हमसे कहा कि यदि सभी अपने अनुमान में सही हैं, सबका रेंज सही हो, तो कार्तिक भी उसमें शामिल हो जाए और बहन भी उसकी शामिल हो जाए, इसका मतलब 56, 57, देखो ध्यान से, यहां पर अगर सब लोग शामिल हो जाएं, सब लोग सहमत हो जाएं, तो उस हिसाब से यहां पर कह रहा है कि 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता है, तो 56, 57, 58 होगा, 56, 57, 58 यहां पर है, क्योंकि 55 तो ले नहीं सकते, 55 से ज्यादा बोला था कार्य, लेकिन उसकी बहन करीब 58 से कम नहीं होगा, 58 ज्यादा नहीं है, 58 तक हो सकता है, तो 56, 57, 58 की सहमति सबके साथ बन सकती है। अब ये 3 डेटा है, हमसे क्या पूछा है फाइनली, जो सहमत है उसका औसत क्या है, औसत बराबर योग बटा संख्या होगा, औसत बराबर योग बटा संख्या है। अगर ये 3 डेटा कभी क्रमिक हो और विषम हो तो जोड़कर संख्या से भाग करने की जरूरत नहीं है, बीच वाला मान ही औसत होगा। 57 किलोग्राम यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, डी ऑप्शन आप नोट करो, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 58 नहीं होगा, 57 किलोग्राम इस प्रश्न का उत्तर होगा। सहमति सबकी जहां बनी जिस आंकड़े पर, वो है 56, 57, 58, 55 नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कार्तिक बोला था हम 55 से ज्यादा हैं, बहन का आंकड़ा था कि 58 से ज्यादा नहीं होगा, 58 तक ले सकता है, तो 58, 57, 56 ये सबकी सहमति हो गई, फादर भी, कार्तिक भी, बहन भी, और उसका एवरेज 57 हो गया। चलो आई होप सबको समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा मतलब लॉजिकल है, लेकिन आप कर लिए होंगे। एक स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि एक टेबल टेनिस होता है, उसमें हम लोग चलो पार्टिसिपेट करते हैं, हर बार कोई छात्र मैच हारता है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक, टेबल टेनिस सिंगल है, एकल है, एकल का मतलब 2 लोग खेलते हैं। 24 देखिए 24 छात्र थे, 25 छात्र, पहले 2 के बीच हुआ, एक बाहर, दूसरे 2 के बीच हुआ, देखो ऐसे होगा, पहले 1 हुआ, एक बाहर, फिर 1 हुआ, एक बाहर, ऐसे ऐसे होते होते अंतिम में 2 पर आकर रुक जाएगा, यही अंतिम मैच होगा और इसी अंतिम मैच से विजेता का निर्धारण हो जाएगा। अगर 25 छात्र थे तो 25 से 1 कम अर्थात 24 मैच कराने पड़ेंगे, तब जाकर के विजेता का निर्धारण हो पाएगा। तो 24 मैच इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24 मैचों में कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर इस प्रश्न का मतलब यहां पर मैच का विजेता कौन हो रहा है। 142 आपका डन होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, शिक्षक और छात्रों की संख्या, टीचर एंड स्टूडेंट, इनकी संख्या टोटल 1280 है ना, 1280 है का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक छात्र, प्रत्येक 15 छात्रों के लिए मतलब फॉर 15 स्टूडेंट एक शिक्षक है, अर्थात टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 15:1 का है। मतलब एक छात्र है, सॉरी ये गलत लिखा, एक टीचर अगर है 15 छात्र होंगे, अर्थात 15 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छात्र नियुक्त किया गया है। समूह में कितने शिक्षक हैं, अनुपात कंफर्म है टीचर स्टूडेंट का, अनुपाती पदों को जोड़े 16 हो गया, 16 की तुलना 1228 से कर 1280 से करिए, 1 बराबर 80 हो गया, और एक ही तो टीचर की संख्या है, 80 हो जाएगी टीचर की संख्या, पहला ऑप्शन।
पहला ऑप्शन 80 टीचर की संख्या हो रही है। राइट सोल्यूशन 80 नोट करिए आप लोग, करेक्ट है। अगला देखिएगा, एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू करता है। 100 बाय डिफॉल्ट नंबर दे दिए गए, उसके बाद जुड़ेगा। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल करता है या खो सकता है। जैसे आप परीक्षा देंगे तो या तो आपको कोई नंबर प्रश्न नंबर देगा या तो नंबर आपका काट लेगा, ठीक है। 5 राउंड होते हैं। एलिस के 130 अंक हैं, बॉब के 90 हैं, चार्ली के 120 हैं, डेविड के 110 हैं। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक अर्जित कर लिया, देखो डेविड की शुरुआत हुई, डेविड की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेविड का ही पूछा गया है। अंतिम 2 राउंड में डेविड के अंक, बाकी एलिस, चार्ल्स, बॉबी सब खत्म कर दीजिए, ठीक है। डेविड की बात करिए, डेविड 100 से शुरू किया, पहले 3 राउंड में 30 अंक जुड़ गए, 130 अंक हो गया। लेकिन प्राप्त उसने देखिए कुल कितना किया है, ध्यान से पढ़िएगा। डेविड के जो कुल अंक हैं वो 110 हैं। पहले 3 राउंड में उसे 30 अंक मिले थे, अर्थात उसका अंक 130 हो गया था। लेकिन अगले जो 2 राउंड हुए उसमें से उसने 20 अंक गंवाए होंगे, तभी तो 110 पहुंचा है। तो 20 अंक उसके गए हैं 2 राउंड में, उसके माइनस मतलब 20 अंक घटे हैं। 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए हैं, 20 अंक गंवाए हैं। तो 20 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो पहले ऑप्शन में दिया है। ये कंप्लीट होता है मैथ का सेशन, मैथ के सत्र का सभी प्रश्न कंप्लीट। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी आप अपने फीडबैक थॉट दीजिएगा, बताइएगा कि क्या आपको नीड है, कैसी है। 30-31 का जिसका पेपर है उसके लिए कुछ प्रयास और होंगे और उसी आधार पर हमारी प्लानिंग चल रही है। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मुलाकात फिर से वीडियो में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।